हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक मेरी पुरानी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को यहाँ स्टोरी अच्छी लगेगी। मेरी पुरानी जितनी भी स्टोरीज है मैं धीरे धीरे सारे स्टोरीज को कंप्लीट करूंगी, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। तो बिना किसी देरी के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सैरियल देख के साइक को बोलती है कि मुझे यह लेटर महाराज को भेजना है, क्या आप इस लेटर को छुपा कर भेज सकते हैं? उसके बाद वहाँ साहब बोलता है कि ऐसा करना कठिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप मुझको यहाँ करने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि किसी को भी यहाँ पता चले कि आपने यह लेटर सम्राट को भेजा है ना? उसके बाद सैरियल बोलती है कि हाँ यहाँ सही है, मैं यहाँ सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें शाही महल दिखाया जाता है। सम्राट किसी चीज को ध्यान से देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि महामहिम। फिर सम्राट बोलता है कि मुझे लगा था कि मैंने कहा था किसी को अंदर मत आने दो। फिर वहाँ सर्वेंट बोलता है कि वेल, यहाँ डचेस लोब्रम का है, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से लेके आया हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहते कि किसी को भी यहाँ पता चले कि उन्होंने आपको एक लेटर भेजा है। फिर सम्राट बोलता है कि क्या डचेस लोब्रम शायद यहाँ युद्ध के मैदान पर ड्यूक के बारे में खबर है, मैं तुरंत इस लेटर को पढ़ूंगा, आप यहाँ पर से जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ शायद वहाँ से चला जाता है। सम्राट बोलता है कि यहाँ क्या हो सकता है कि उसने इतने खुफिया तरीके से इस लेटर को भेजा है। फिर सम्राट हंसते हुए बोलता है कि ओह, यहाँ तो ऐसा लगता है कि वहाँ सिर्फ एक कुत्ता नहीं था जो लगातार अपने मालिक के पीछे भाग रही थी, जैसा कि मैंने सोचा था। उस लेटर में सीलियर ने लिखा था कि महाराज, हाल ही में मेरे और मेरे बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना घटी है, क्या आपके पास लूसीफर नामक डार्क गिल्ड के बारे में कोई जानकारी है? मेरी बुरी किस्मत से मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और मैं खुद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने महामहिम से हर मांगने का निर्णय लिया। इसके बदले में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जिसमें आपकी रुचि होगी, और इस लेटर के बारे में अगर आप इसे सीक्रेट रख सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। फिर सम्राट बोलता है कि अगर मैं इस पर सोचूं तो उत्तरी सीमा पर महत्वपूर्ण अशांति छाई रही है, कि यही कारण कि ड्यूक की फैमिली के साथ ऐसी घटना घटी है। उसके बाद सैरियल ने उस लेटर में लिखा था कि सबसे पहले मैं आपको वहाँ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो मेरे पास है, यहाँ दिखाने के लिए कि मैं आपसे मदद सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मेरे पास सच्ची में इंफॉर्मेशन है। मुझे यकीन है कि आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन मुझे डर है कि एक ऐसी बात है जिसे मैं उजागर नहीं कर सकती। मैं आपको कुछ कहने जा रही हूँ, वहाँ गलत लोगों से मिलने आता है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी लेटर आपको भेजा है वहाँ थोड़ी संदिग्ध मानी जा सकती है, लेकिन मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। भले ही आपके आदेश से पूछताछ करवाने के लिए मुझे महल बुलाया जाए महामहिम। हालांकि मैं यहाँ भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पति ड्यूक का इस लेटर से कोई भी संबंध नहीं है, इसके लिए इस लेटर के परिणाम से मेरे हस्बैंड को ना जोड़ा जाए। उसके बाद सम्राट उस पेपर को बहुत जोर से दबाते हुए बोलता है कि उसे वह इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सब प्रपोजल रखने की। ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त का लंबे टाइम से जो लव अफेयर चल रहा था वह पूरा नहीं होने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा है पूरा हो गया, और मुझे लगता है कि मेरे दोस्त के लिए मुझे मेरा सबसे अच्छा करना चाहिए। इस साम्राज्य में सबसे पहले ही अच्छी प्रतिभा की बहुत कमी है, और अगर प्रभावशाली व्यक्ति गायब हो जाए तो इससे मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि हाँ सर, क्या आपने मुझे बुलाया? फिर सम्राट बोलता है कि मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, प्लीज परिषद के सदस्यों को बुलाए ताकि हम लोग जल्दी ही एक बैठक कर सके, इससे पहले कि मेरे दुश्मनों की सड़ी हुई जड़ें मेरे साम्राज्य में फैल जाए। हमें जल्द से जल्दी कुचलना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीरियल को दिखाया जाता है। वह बोलती है कि मुझे आशा है कि महामहिम ने मेरी प्रॉब्लम को समझा होगा। उसके बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। सियाला के पास एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि मैम, आपने जैसा हमें बोला था, हमले से पहले बाहर के सैनिकों को भूमि के अंदर वाले जेल में कैद कर लिया गया है, और 2 सबसे मेन अपराधी जिन्हें जला दिया गया था अभी उनका इलाज चल रहा है और हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं।
फिर सैरियल बोलती है कि बहुत बढ़िया, लेकिन क्या उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी? मुझे संदेह है कि उन्होंने दी होगी। उसके बाद वह सर्वेंट बोलता है कि मिस काउंटी इतनी ज्यादा डर गई थी कि मुझे उनसे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ब खुद सब कुछ बता दिया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर सैरियल बोलती है कि इस बेकार से चीज में घसीटने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। यहाँ देखे कि वहाँ कुछ दिनों तक आराम करे, वहाँ इसकी हकदार है। उसके बाद वह सर्वेंट बोलता है कि जी मैम। उसके बाद सैरियल बोलती है कि मुझे खुशी है कि सब कुछ बहुत अच्छे से खत्म हो गया है और कैरसल को भी ज्यादा चोट नहीं आई है। फिर वहाँ सर्वेंट बोलता है कि मैम मुझे आपसे कुछ सीरियस बात पूछनी थी। फिर सैरियल थोड़ा सा चौंकती है और फिर बोलती है कि क्या सीरियस बात पूछनी है? उसके बाद वहाँ सर्वेंट बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ मिस काउंट द्वारा नहीं किया गया था, इसके पीछे कोई और था। फिर सैरियल बोलती है कि क्या आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और है? उसके बाद वह सर्वेंट बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि डार्क गिल्ड के लीडर लूसीफर। हमने और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। उसने गिल्ड से कांटेक्ट किया और उन्हें भाड़े की शनि की पेशकश की। लूसीफर ने इनसे वादा किया कि वे लोग अगर यंग मास्टर को अच्छे से किडनैप कर लेंगे तो इन्हें भागने के लिए वे लोग अच्छे पैसे देंगे। फिर सियरला बोलती है कि क्या डार्क गिल्ड लूसीफर? ठीक है, जब कियान वापस आएगा तो मैं इस बात को कियान को बताऊंगी और आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। उसके बाद वहाँ सर्वेंट बोलता है कि जी मैम, यहाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर सियर मन बोलती है कि डार्क गिल्ड लूसीफर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसकी वजह से मेरे पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था। हालांकि मुझे याद नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी ड्यूक के परिवार के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया हो। कैसे? इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन मेरे पिछले जीवन से थोड़ा अलग चल रहा है। लेकिन जो भी हो, ऐसा समय यहाँ नहीं है कि मैं चुपचाप बैठूं। मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो हमारी मदद कर सकता है। इस टाइम एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है, वहाँ है सम्राट। मुझे लगता है कि इस लेटर में मैंने जो कुछ भी लिखा है वहाँ पर्याप्त तो होना चाहिए। उसके बाद सैरियल डेजी को बुलाती है। फिर डेजी वहाँ पर आती है और बोलती है कि हाँ मैम, आपने मुझे बुलाया। उसके बाद सैरियल बोलती है कि प्लीज जल्द से जल्दी रिवेल को यहाँ पर बुलाइए। फिर डेजी बोलती है कि जी मैम, मैं बहुत जल्दी उन्हें बुला दूंगी। फिर सैरियल मनीमन बोलती है कि मैं अपने पिछले जीवन में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे याद है मैं उसे ज्यादा बिगाड़ने का इरादा नहीं लगती, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तभी वहाँ पर रिवेल आता है और बोलता है कि मैम, आपने मुझे इतनी रात को आखिरकार क्यों बुलाया? फिर सैरियल बोलती है कि रिवेल, मेरे पास एक लेटर है जो मैं सम्राट को भेजना चाहती हूँ, क्या आप इसे सीक्रेटली भेज सकते हैं? उसके बाद सीन पजमाता है। सैरियल मनीमन बोलती है कि क्या रिवेल देर से आया, शायद कुछ गलत होगा, क्या महामहिम कुछ सोच रहे होंगे। तभी कुछ टाइम बाद सैरियल को सम्राट द्वारा भेजा गया लेटर प्राप्त होता है, जिसे देखकर सैरियल खुश होती है और बोलती है कि आपने इतनी ज्यादा कोशिश की, इसके लिए थैंक यू रिवेल। फिर सैरियल उस लेटर को ओपन करती है। उसमें लिखा होता है कि आपने जो भी मुझे रिक्वेस्ट किया है मैं उसे एक्सेप्ट जरूर करूंगा और मुझे आशा है कि अगली बार जब आपको किसी चीज की भी जरूरत होगी तो आप इतनी ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करोगे। मैं अपने अच्छे मित्र के साथ रिश्ते का सम्मान करते हुए आपके साथ काम करूंगा, इसलिए इस बार मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। अब गंभीर बातों पर बात करना बंद कर दे। ड्यूक ने आपको बताया होगा कि वो एक मिशन पर जा रहा है ना? फिर सैरियल मनीमन बोलती है कि मैंने सुना है कि वहाँ और कियान काफी करीब थे, इसलिए मैं उन पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ अच्छी तरह काम किया। मैंने सोचा था कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है उसकी वजह से मुझे महल बुलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आशा है कि जब मेरे फ्रेंड वापस आएंगे तो आप उनके साथ महल जरूर आओगे। मैं भी आपसे मिलने में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन हाँ, मैं यहाँ साफ बता दूँ कि मैं आपके साथ फ्लर्ट करने या फिर और कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझिए। और मुझे डर है कि ड्यूक की इससे थोड़ी सी जलन होगी। फिर सैरियल मनीमन बोलती है कि अचानक वहाँ कियान के जेलस के बारे में मुझसे बात क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं अब काउंटी के साथ क्या करूं। फिर सैरियल बोलती है कि डेजी, जल्दी जल्दी गार्ड को बुलाओ, मुझे तुरंत ही कुछ बात करनी है। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सैरियल दो गार्ड के साथ काउंटी से मिलने जाती है। उनमें से एक गार्ड बोलता है कि मैम, जरा अपना कदम सावधानी से आगे बढ़ाए। मैम, क्या वैसे आपको सचमुच अंडरग्राउंड चिल्लाने की कोई जरूरत थी? आप पूछताछ का हम पर छोड़ सकते थे। फिर सैरियल बोलती है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास एक बात है जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। सैरियल जैसे ही काउंटी और लियो के सामने जाती है, वे लोग आपस में झगड़ा करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यहाँ मेरी गलती थी?
यहाँ तुम कैसे कह सकती हो? फिर काउंटी बोलती है कि यहाँ सब कुछ तुम्हारी ही गलती थी। अगर मैं कभी तुम्हारे बच्चे को पैदा ही नहीं करती तो अभी मैं काउंट के साथ शादी करके अपने बेटे का पालन पोषण बहुत खुशी खुशी से कर रही होती। फिर लियो बोलता है कि यह सब कुछ मेरी गलती कैसे है? तुम ही थी जो डचेस के खिलाफ अपना बदला लेना चाहती थी और उस अंधेरे में खोती चली गई। तभी सैरिल बोलती है कि हाँ, इस टाइम तो एक दूसरे पर हम लोग अपनी गलती को थोप ही सकते हैं। फिर सैरिल मनी मन बोलती है कि मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कांची के बेटे को अनाथालय छोड़ दिया गया था। वे इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें अपने बच्चे को पहला अवसर मिलते ही उन्हें त्याग कर दिया। मुझे बाद में जाकर इन सब की जांच करनी है। इसमें उस बच्चे की तो कोई भी गलती ही नहीं थी, फिर भी उसे सजा मिल रही है। इन जैसे लोग तो मॉम डैड बनने की लायक ही नहीं है। फिर काउंटी चिल्लाती है और बोलती है कि मुझे कभी तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। फिर लियो चिल्लाता है और बोलता है कि क्या तुम पहले मेरे पीछे नहीं आई थी? आप ही थे जिन्होंने मुझ पर इंटरेस्ट दिखाया था, है ना? तभी सैरिल बोलती है कि चुप हो जाओ दोनों, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों में अभी भी बहुत ज्यादा जान बाकी है। उसके बाद संक्षिप्त होता है सम्राट को दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोलता है कि हो तो यहाँ था। उसके बाद संक्षिप्त होता है और हमें फिर से काउंटी को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डचेस यहाँ सिर्फ एक गलतफहमी थी, हमें डार्क गिल्ड लूसीफर द्वारा धोखा दिया गया था। उन्हें पता चल गया कि मैं क्या चाहती हूँ और फिर उन्होंने मुझे लुभाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर बदला लेने की भावना थी जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। फिर सैरिल बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ एक अच्छा बहाना होगा? मैंने सोचा था कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन आप तो उसका उल्टा ही कर रहे हो। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय आप यहाँ सोचकर बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हो कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। फिर काउंटी नीचे झुकती है, बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इसी तरह पश्चाताप करती रहूंगी। फिर लियो बोलता है कि हाँ बहुत दयनीय, मैं तो बस धोखा खाया हुआ हूँ, इसने मुझे धोखा दिया। जब मैंने अपनी उपाधि खो दी तब मैं बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था और मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उसने मुझे अपने साथ मिलाने के लिए मजबूर किया और कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। फिर काउंटी बोलती है कि लियो अब तुम्हारी बातें खत्म करो। फिर लियो बोलता है कि इसके अलावा मैंने सीधे तौर पर यंग मास्टर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर काउंटी बोलती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? उसके बाद लियो बोलता है कि डचेस तो कम से कम आप मेरी जान तो बख्श दो। फिर सैरिल बहुत ज्यादा गुस्से से बोलती है कि तो ऐसा है। फिर काउंटी बोलती है कि क्या आप सचमुच उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? आप बहुत ज्यादा दयालु हैं लेडी रूपिरम, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। मेरे पास कहीं और जाने की जगह भी नहीं है और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूं, तो मैं किसी को क्या ही नुकसान पहुंचाऊंगी। उसके बाद सैरियल बोलती है कि इनफ, आपकी बातें मुझे नाखुश कर रही है, इसलिए बोलना बंद करो। आप जो पश्चाताप के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप लोग बस एक दूसरे पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। यहाँ बिल्कुल भी दयनीय नहीं है। मेरी खुशियों को छीनने की कोशिश में तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद वे दोनों बोलते हैं कि डचेस आपका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि हमने आपकी बात को गलत सुन लिया। यहाँ बिल्कुल गलत है, हम लोगों ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। फिर सैरियल बोलती है कि शायद तुम्हें मेरे बाद ही आना चाहिए था। अगर तुमने मेरे बच्चे पर हाथ नहीं उठाया होता तो तब भी मैं तुम्हारी जान को बख्श देती। ऐसा लगता है कि बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है, चलो फिर इससे संभालो। फिर दो गार्ड बोलते हैं कि जी मैम। फिर सैरियल वहाँ से जाने लगती है। वे दोनों चिल्लाते और बोलते हैं कि लेडी लोपिडम प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उसके बाद सैरियल कार्सल के पास जाती है जो बहुत ज्यादा बीमार होता है। सैरियल वहाँ पे पहुँच के बोलती है कि आज उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनका बुखार उतरा? फिर एक माचक बोलता है कि खैर बुखार अभी भी कम नहीं हुआ। फिर सैरियल चौंक बोलती है कि क्या 3 हफ्ते हो चुके हैं, क्या आपको इसका कोई भी इलाज नहीं पता है? उसके बाद माचक बोलता है कि यंग मास्टर की क्षमताएं उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उनकी रिकवरी बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे हो रही है। फिलहाल हम सबसे अच्छा जो कर सकते हैं वह उनके शरीर को शांत करना और उनके बुखार को धीरे धीरे कम करना, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि वह अभी भी जल रहा है और मैं बस उसे देख सकती हूँ। काश मैं उसकी जगह दर्द सह पाती, काश मैं उसका दर्द ले सकती। उसके बाद सैरियल बोलती है कि खैर आप जाकर बाहर देखो क्या हो रहा है। फिर वह माजक बोलता है कि जी मैम, यहाँ बोल के वह माजक कमरे से बाहर चला जाता है। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि जिन लोगों ने बच्चों को धमकाया मैं फिलहाल उनसे लिपट चुकी हूँ। मैंने उनके पीछे जो भी ताकत है उनको उखाड़ फेंकने के लिए सम्राट से भी मदद मांगी, लेकिन अगर मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ तो इसका कोई भी फायदा नहीं है।
फिर सैरियल बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तभी कार्सल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मॉम मॉम यहाँ बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। फिर सैरियल बोलती है कि मेरे प्यारे कार्सल तुम्हें बहुत ही कठिन टाइम से गुजरना पड़ रहा होगा, क्या मैं आपके लिए थोड़ा सा ठंडा पानी लेके आऊं? क्या आपको लगता है कि आपको ठंडे पानी की जरूरत है? फिर कार्सल बोलता है कि नहीं, बस आप मुझे पकड़े रखो। फिर सैरियल कार्सल को हक करती है और बोलती है कि मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। तभी वहाँ पर विंटर विच आती है और बोलती है कि ओह डियर, यहाँ बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। सैरियल बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या आप? उसके बाद विंटर विच बोलती है कि काफी टाइम हो गया सैरियल, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? फिर सैरियल बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? उसके बाद विंटर विच बोलती है कि इतना ज्यादा सावधान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने दोगे? फिर सैरियल चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दे सकती। फिर विंटर विच बोलती है कि मैं उसकी कीमत नहीं मांग रही हूँ, वहाँ बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है ना? फिर सैरियल बोलती है कि कार्सल क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? फिर विंटर विच कार्सल के सर पर अपना हाथ रखती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वह इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द में होगा। यह नेचुरल है क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से शरीर में इतनी ज्यादा ताकत भर रखी है। फिर सैरियल कार्सल की तरफ देखती है और मनी मन बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा पहले से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। फिर सैरियल बोलती है कि कार्सल क्या आप ठीक हो? फिर कार्सल बोलता है कि हाँ मॉम, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। उसके बाद सैरियल बोलती है कि मैं यही तुम्हारे पास रहूंगी, बस आप सो जाइए। फिर सैरियल विंटर विच से बोलती है कि बच्चे के इलाज के लिए थैंक यू। फिर विंटर विच बोलती है कि थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए इनाम समझो। अपने भाग्य पर नजर डालना यह बहुत ही रोमांचक अनुभव था। क्या यहाँ दिलचस्प नहीं है? यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज यहाँ भी सब कुछ बदल सकती है। उसके बाद एक चीज को तोड़ती है, उसके कांच के टुकड़ों में सैरियल को दिखाई देता है कि कार्सल के टीचर वो बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ एक सम्मान की बात है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर सैरियल बोलती है कि हाँ मैं इसे बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मैं कुछ और एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? उसके बाद वहाँ टीचर बोलती है कि मैंने सुना था कि आपकी लंबी यात्रा पर निकलने से पहले डैड ने उस पर सुरक्षा मंत्र डाला था। ऐसा लगता है कि आपको किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इसे ताबीज के रूप में सोच सकते हैं। फिर सैरियल चौंक कर बोलती है कि क्या वह हेरोइन, क्या तुम पूरे टाइम इस सब कुछ देख रही थी? फिर विंटर विच बोलती है कि हाँ बेशक, मुझे आप में काफी दिलचस्पी है, आप अपनी नियति के खिलाफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ओह मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ। सैरियल तुम शर्त हार गई, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, आज मैं तुमसे कीमत चुकाने जा रही हूँ। फिर सैरियल बोलती है कि क्या आप मुझसे कीमत चाहते हैं? फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि इस चुड़ैल को मेरे चाहने वाले चाहिए, लेकिन मैं उनकी रक्षा करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। उसके बाद विंटर विच बोलती है कि मैं एक ऐसी आत्मा चाहती हूँ जिसका अस्तित्व कभी भी नहीं था। भाग्य के अनुसार आपके पेट में जो बच्चा है मैं उसे कीमत के रूप में लूंगी। फिर सैरियल बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या बच्चा? फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इतना थकाव महसूस क्यों करती हूँ और मुझे खट्टी चीजें पसंद क्यों आ रही है। और इसके बाद विंटर विच बोलती है कि यहाँ एक निरपक्ष आदान प्रदान है, क्या आपको यहाँ नहीं लगता? वैसे भी मेन कहानी में आपके बच्चे का तो कोई भाग्य ही नहीं था। अगर यहाँ बच्चा चला जाए तो तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका तो होना ही नहीं लिखा था। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि कियान और मेरा प्यार इस बच्चे के अंदर बढ़ रहा है। कियान को यहाँ जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन फिर सैरियल बोलती है कि भले इसका अस्तित्व ना हो, यहाँ जीवन के एक अनमोल रूप है जो मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं आपको यहाँ बच्चा नहीं दे सकती। इसकी वजह कि आप मुझसे और कुछ मांगने के बारे में नहीं सोच सकते। मुझे यकीन है कि आप अधिक कीमती चीज पा सकते हैं जो आपको खुश कर दे। फिर वो विंटर विच बोलती है कि मैं एक बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहती हूँ, क्योंकि आप इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो मैं आपके लिए इसे आसान बना दूंगी। चलो फिर हम एक नया दाव लगाते हैं, जहाँ एक शर्त, मेरे साथ आप अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हो, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? फिर सैरियल बोलती है कि क्या एक शर्त जो मेरा कर्ज मिटा सके। उसके बाद सैरियल मनी मन बोलती है कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो वहाँ मेरे पेट में पल रहे बच्चे को ले जाएगी, और चूंकि उसने कहा कि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मैं शायद दूसरे बच्चे को पा सकूंगी।
मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी है, चाहे जो कुछ भी हो। हालांकि विंटर विच कभी भी ऐसी चीज पर शर्त नहीं लगाती जिसके वह हार जाए। मुझे अपने अफसरों को बढ़ाने की जरूरत है। फिर विंटर विच बोलती है कि ओह, मुझे आपके चेहरे का इंप्रेशन पसंद है, क्या आप शर्त लगाने के लिए रेडी है? उसके बाद सैरियल बोलती है कि हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। फिर विंटर विच बोलती है कि तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ नया शर्त किस बारे में है। आपको यहाँ गेस करना है कि ड्यूक अपने मिशन पर गए हैं, उसमें यहाँ बचेंगे या फिर मर जाएंगे। फिर सैरियल बहुत ज्यादा चौंक कर बोलती है कि क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसके बाद विंटर विच बोलती है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना दाव पहले बाले पे लगाया है, यहाँ जानते हुए भी क्या आप शर्त लगाना चाहोगे? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डेजी रोते हुए बोलती है कि मैम प्लीज प्लीज दोबारा सोच लीजिए। फिर सैरियल बोलती है कि डेजी, मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, प्लीज क्या आप तुम मुझे बिना कुछ कहे जाने दोगे? फिर डेजी रोते हुए बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे किया जा सकता है? मास्टर और भी ज्यादा टेंशन में बीमार हो सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। इस तरह से तुम अपने पति के पीछे ये क्षेत्र में कैसे जा सकते हो? फिर सैरियल घोड़े पे चढ़ते हुए बोलती है कि डेजी, मुझे माफ कर देना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा। मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताऊंगी और तब तक प्लीज कैटसल का ध्यान रखना। फिर डेजी बोलती है कि ठीक है, लेकिन प्लीज आप सुरक्षित वापस आ जाना। उसके बाद सैरियल किसी बर्फीली जगह पर पहुंचती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने कियान से घोड़े की सवारी करना सीख लिया था। मेरे प्यारे बच्चे, माँ तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने के लिए ले जाएगी। यहाँ थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर सैरियल वहाँ से आगे की तरफ जाने लगती है और मनी मन विंटर विच के बारे में सोचने लगती है। विंटर विच ने बोला था कि आपको यहाँ गेस्ट करना है कि ड्यूक अपने अभियान में मरेंगे या फिर बचेंगे। फिर सैरियल बोलती है कि क्या आप इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? उसके बाद विंटर विच बोलती है कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने पहले वाले पर दाव लगा दिया है, यहाँ जानते हुए भी क्या तुम शर्त लगाना चाहोगी? फिर सैरियल बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने बच्चे और अपने पति में से किसी को चुनने के लिए कह रही हो? फिर विंटर विच बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ, लास्ट में चूज तो तुम्हें ही करना है सैरियल। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, मैं इस खुशनुमा भरी जिंदगी को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकती, मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जो भी पाना है यहाँ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। फिर सैरियल बोलती है कि विंटर विच, आप पहले से ही सबका फ्यूचर जानते हैं, है ना? और हमेशा आपको लाभ ही होता है, हालांकि शर्त बराबर होनी चाहिए, इसलिए प्लीज मुझे बताइए कि मैं ये शर्त कैसे जीत सकती हूँ। तभी विंटर विच हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ, यहाँ कितना ज्यादा मजाक किया है, तुम सचमुच जानती हो कि मुझे कैसे हंसाना है सैरियल। आप अपने पिछले जीवन में मेरे किसी भी प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते थे, इतना ज्यादा संकोच नहीं करते थे, तुम तो बहुत ज्यादा बदल गई हो सैरियल। फिर सैरियल बोलती है कि अभी सभी लोग बदले हुए हैं। उसके बाद विंटर विच बोलती है कि ओह, क्या ऐसा है? यहाँ तक कि मैंने जितनी भी आत्माएं देखी है सभी लोग बहुत ही ज्यादा लालची है, वे लोग मुझसे लाभ पाकर भी खुश नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम्हारे पति के मॉम ने किया था। जैसे कि मुझे आशा थी, यहाँ पूरी दुनिया ऐसी चीजों से भरी हुई है जिन्हें मैंने अब तक नहीं देखा, मुझे चीजें अलग होती हुई देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। सैरियल, तुम ठीक कह रही हो, इस शर्त पर मेरे पास बहुत ही बड़ा लाभ है। मैं आपको बता दूं, आपके पति को बचाने का एक तरीका, आपके पति की सेना में एक गद्दार है जो दुश्मनों को सारी बातें बताता है, जिस वजह से ड्यूक लोबेरम पर हमला होगा और उसे किसी विदेशी देश से लाए हुए जहर से मार दिया जाएगा। उस जहर की वजह से जो पीड़ित होता है, कुछ दिनों में बहुत ज्यादा दर्द की वजह से वह मर जाता है, और अगर सारे शूरवीर अपनी औषधियाँ और उपचार शक्तियों का प्रयोग कर ले फिर भी भाग्य को नहीं बदला जा सकता। उस जहर को उसके शरीर से निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का एंटीडोट की जरूरत पड़ती है। उस जहर की वजह से तुम्हारे पति मर जाते हैं। फिर सैरियल चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विंटर विच बोलती है कि क्या तुम कांप रही हो? ओह माय गॉड, मुझे माफ कर देना, अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो आप शर्त को छोड़ सकते हैं। फिर सैरियल कांपते हुए बोलती है कि इसका मतलब तो यह है कि किरण वैसे भी मर ही जाएगा, भले ही मैं शर्त मान लूं या फिर ना मानूं। फिर विंटर विच बोलती है कि अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे दोगे तो मैं उसे बचा लूंगी, आपके प्रति एक दयालु कार्य के रूप में। फिर सैरियल बोलती है कि प्लीज पूछ ले लो और मेरे पूरे परिवार को छोड़ दो और सभी को बचा लो प्लीज। कार्सल बहुत टाइम पहले से ही एक छोटी बहन का इंतजार कर रहा है
और कियान ने अपना परिवार बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और लास्ट तक वहाँ एक खुशहाल फैमिली बनाने में सक्षम हुआ, फिर आप इसे इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि गद्दार कौन है। फिर विंटरबीच मुंह बनाते हुए बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए इतने ज्यादा एहसान करूं। फिर सैरियल बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना क्वेश्चन बदलना चाहती हूँ, अगर जहर ठीक हो जाए तो क्या कियान बच सकता है। फिर विंटरबीच बोलती है कि हाँ जरूर, अगर आप उसे सही टाइम पर एंटीट्यूड दे सके तो वहाँ जरूर बच जाएगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। फिर सैरियल बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बस कुछ ही दिन बचे हैं। फिर विंटरबीच बोलती है कि आप समझ गई हो तो आप मुझे अपना बच्चा क्यों नहीं दे देते। फिर सैरियल अपने पेट पे हाथ लगाती है और बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं कर सकती, मैं लास्ट तक अपने भाग्य से लड़ूंगी, प्लीज मुझे उस एंटीट्यूड का नाम बताइए, मैं खुद जाऊंगी और उस एंटीट्यूड को लेके आऊंगी। उसके बाद संक्षिप्त उत्तर सीन पर आता है। सैरियल मनीमन बोलती है कि ऐसा लगता है कि उसके साथ बातचीत अच्छी रही, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तभी सैरियल की एक आवाज आती है, कोई बोलता है कि वहाँ पर कौन है। सामने एक लेडी आती है और बोलती है कि क्या तुम जंगल में खो गई हो, नॉर्मल लोग इस तरह नहीं दिखते। फिर सैरियल बोलती है कि मैं सैरियल लुपेरम, मिस्टर लुपेरम की पत्नी हूँ, मैं यहाँ काउंटेस से मिलने के लिए आई हूँ। फिर वहाँ लेडी बोलती है कि ओहो, मैं देख रही हूँ डचेस लुपेरम, डचेस लुपेरम, आपको यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी और मैं ही हूँ काउंटेस, तो आप बताइए आपको मुझसे क्या काम है। फिर सैरियल बोलती है कि जी काउंटेस, मैं समझ के इतनी लेट यहाँ पर आने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप समझोगी कि मेरी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है, मैं भी आपको पूरा नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि। फिर काउंटेस बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे सुन के खुशी हुई। उसके बाद सैरियल थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि क्या। उसके बाद काउंटेस बोलती है कि आखिरकार लुपेरम की डचेस हमारे परिवार की उद्धार करता है। मैंने यह बात अपनी बेटी टियाला से सुनी, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे बताओ। फिर सैरियल मनीमन बोलती है कि मुझे यहाँ जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि मैंने कार्सल की खुशी की कामना करते हुए जो कुछ भी किया है वह मुझे इस तरह से लौटा रही है। थैंक यू लेडी फेनल। फिर सैरियल बोलती है कि इस स्थिति में क्या मैं ग्रीन हाउस देख सकती हूँ, क्या मैं वहाँ से एक फूल ले सकती हूँ। फिर काउंटेस बोलती है कि हाँ जरूर, इस तरफ आई। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें कियान को दिखाया जाता है। कियान बोलता है कि एमोर, बाहर की स्थिति कैसी है। उसके बाद एमोर बोलता है कि जैसे कि आपने मुझे आदेश दिया था सब कुछ सही ढंग से चल रहा है और इस तरह से मुझे यहाँ लग रहा है कि हम सर्दी खत्म होने से पहले ही सुरक्षित घर वापस लौट पाएंगे। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद एमोर बोलता है कि तो फिर आप आराम कीजिए माय लॉर्ड। यहाँ बोल के एमोर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कियान बोलता है कि मैं जल्द से जल्दी अपने घर लौटना चाहता हूँ, मैं यहाँ सोचे बिना नहीं रह सकता कि सैरियल और कार्सल कैसे होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी से हो रही है। मैंने ना जाने अपने जीवन में कितनी ज्यादा ट्रैवल अपनी लाइफ में की है, लेकिन उस ट्रैवल के दौरान मुझे कभी भी इतना अजीब महसूस नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे कुछ हुआ होगा। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए पिछले कुछ टाइम से मेरे मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा दुखद है, मुझे आज जल्दी सो जाना चाहिए। यहाँ बोल के कियान सोने लगता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। वह कियान को मारने ही वाला होता है। तभी कियान की आंखें खुलती है और वहाँ बिस्तर से बहुत दूर आ जाता है। कियान चिल्लाता है और बोलता है कि आपकी स्किल में बहुत ज्यादा कमी है। उसके बाद कियान उस आदमी को मारने लगता है। कियान उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है और कियान उस दुश्मन के हथियार को उठाते हुए बोलता है कि यहाँ तो बारवड़ों का है, कि तुम हमारे शूरवीरों में नए बढ़ती हुई हो, वो नहीं हो, कि तुम शुरू से ही इस इरादे से हमारी सेना में शामिल हुए। उसके बाद वो आदमी चिल्लाता और बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन तुमने तो हमें पहले धोखा दिया। तुम अपने ही सगी संबंधियों को इतनी क्रूर तरीके से कैसे मार सकते हो। फिर कियान बोलता है कि ओह तुम्हारा रिश्तेदार यहाँ कितना ज्यादा दुखद है और दुर्भाग्य से मुझे अपनी नशों में बहने वाले खून से नफरत है जो आप लोगों की तरह है। फिर वो आदमी चिल्लाकर बोलता है कि क्यों, आखिरकार क्यों तुम लोग हमसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो। फिर ड्यूक बोलता है कि मैं तुम लोगों से नफरत क्यों करता हूँ, खैर क्योंकि तुम मरने वाले हो तो आप इतने ज्यादा उतावले भी हैं, तो मैं आपको बता दूंगा।
मैं आपकी संस्कृति को सीखे बिना ही बड़ा हुआ और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी संस्कृति में लूटपाट की प्रतिष्ठा है। साम्राज्य ने तुम लोगों से उतनी ही ज्यादा नफरत की जितना कि तुम लोगों ने उन्हें कष्ट दिया, लेकिन एक बच्चे के रूप में मुझे उम्मीद थी कि वे लोग गलत होंगे और मैं आपके लोगों को ठीक से समझने के लिए तरस गया। आखिरकार मेरा आधा खून आप लोगों के खून के समान है। तो फिर मैं अपनी माँ से मिलना चाहता था और उनसे कई कहानियां सुनना चाहता था, लेकिन मेरी मॉम की दिलचस्पी सिर्फ पैसा और पद पर थी। खैर वहाँ एक ऐसी लेडी थी जो हर किसी पर अत्याचार करती थी। उनके सामने काम करने वाले लोगों को वहाँ बिल्कुल भी सम्मान नहीं देती थी। वहाँ उसके खेल का मैदान था और जब मैंने नौकरों के साथ ऐसे वेब को होते हुए दिखा तो मैंने उसमें आवाज उठाई, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सजा मिली। वह सचमुच एक क्रूर व्यक्ति थी। मैं इस पे यकीन करना चाहता था कि हर कोई ऐसा नहीं है और इसीलिए जब मुझे ड्यूक की उपाधि विरासत में मिली और मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा था और आप लोगों से मिलने के लिए पहली बार गया था, तब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे क्षेत्र पर आक्रमण ना करें। मैंने किसी को भी ना ही मारा और ना ही किसी को बंदी बनाया, लेकिन आप सब लोग एक ही जैसे थे। क्या आप सब लोग ये नहीं कह रहे थे कि अब ड्यूक कमजोर हो गया है और साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा करने के लिए आप लोग जा रहे थे? और उन लोगों ने दावा किया कि मुझे भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि वे लोग अपने आप को सबसे अच्छा समझते थे। उसके बाद वहाँ दुश्मन आदमी बोलता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ सोचना कि मेरे लोगों का खून तुम्हारी रगों में बह रहा है, फिर भी तुम इसकी महानता को नहीं समझते। लास्ट तक तुम हमारी तरफ आ ही जाओगे। आपकी पत्नी फिर एक बार आपसे नफरत करने लगेगी। तभी ड्यूक बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि मेरी पत्नी की इंसल्ट मत करो। तभी वहाँ दुश्मन ड्यूक की तरफ एक चाकू फेंकता है जो सीधे ड्यूक के पास से होकर गुजरती है, लेकिन उस चाकू से ड्यूक के पेट की तरफ थोड़ा सा कट जाता है और वहाँ से खून बहने लगता है। फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि अरे नहीं, मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी, मुझे उसके उकसावे में नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ पर एमोर आता है, बोलता है कि क्या सर, क्या आप अभी भी जाग रहे हो? पहरेदारी के टाइम हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनी तो चेक करने के लिए अंदर आ गए। एमोर सामने उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है। वह दुश्मन एमोर पर भी हमला करने वाला होता है। एमोर चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करना, मैंने एक गद्दार को हमारे सेना में शामिल कर दिया, यह सब मेरी गलती है। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि ठीक है, यहाँ तो बस एक हल्का सा घाव है, थोड़ी सी उपचार से मैं ठीक हो जाऊंगा। एमोर चिल्लाकर बोलता है कि माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। उसके बाद एमोर मनी मन बोलता है कि माय लॉर्ड को इन सारे छोटे छोटे जख्मों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। कहीं बस हमें टाइम से पहले इसका एंटीडोट मिल जाए, वरना पता नहीं क्या होगा। उसके बाद एमोर एक लिक्विड जैसा ड्यूक के मुंह में डालता है और बोलता है कि प्लीज इसे पी लीजिए। उसके बाद ड्यूक को थोड़ा सा होश आता है और ड्यूक उठ के बैठता है। उसके बाद एमोर बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसका एंटीडोट जो बाबर लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बहुत ही ज्यादा दुर्लभ जहरों के खिलाफ काम करता है, तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर ड्यूक बोलता है कि एमोर आपने बहुत ज्यादा तकलीफ सही है। तभी ड्यूक को ब्लू कलर की उल्टी होती है। ड्यूक उसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है और एमोर चिल्लाता है और बोलता है कि माय लॉर्ड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फूल को दिखाया जाता है। उसके बाद सैरियल उस फूल को एक टेस्ट ट्यूब में उबालने लगती है और मनीमन बोलती है कि यहाँ काम करना चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद सैरियल बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है कि हाँ काम हो गया। तभी वहाँ पर काउंट आती है और बोलती है कि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि आप किसी का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। डचेस लुपिडा, में ऐसा लगता है कि आप जड़ी बूटी के साथ बहुत ही अच्छा करती हो। फिर सैरियल बोलती है कि क्या बहुत अच्छा। फिर सैरियल को याद आता है कि सैरियल ने बोला था कि मैं लास्ट तक अपने फ्यूचर से लड़ूंगी, मुझे उसका नाम बताओ, मैं खुद वहाँ पर जाऊंगी। उसके बाद विंटर विच हंसने लगती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो मेरे बच्चे, अपने भाग्य को बदलने के लिए और इस तरह से अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए। ओह तुम तो बहुत ज्यादा आगे निकली। ठीक है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। काउंट्स के घर में ग्रीन हाउस के अंदर एक फूल ढूंढो जो इस तरह का दिखाई देता है और उस फूल को पानी में तब तक उबालो जब तक कि उसका कलर हल्का ना हो जाए, फिर उसे अपने पति को पिला दो। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि क्या हथेली के आकार का एक फूल, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। फिर सैरियल बोलती है कि मुझे बोलने के लिए थैंक यू। उसके बाद विंटरविच बोलती है कि एक बार जब आप इलाज कर लोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम होगा और वैसे भी आप अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी, तो आपके लिए मुझे इतना तो करना ही चाहिए।
एक अच्छे से शर्त के लिए, इसलिए संघर्ष करे और अपना सबसे अच्छा दे। उसके बाद सीन पढ़ने में आता है और सैरियल बोलती है कि मैं ठीक नहीं कह सकती कि उस विंटरविश ने मुझे क्या बताया, यहाँ थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है। फिर सैरियल बोलती है कि यहाँ ज्ञान है जो मुझे अलग अलग बुकों से मिला है। उसके बाद काउंटेस बोलती है कि ओ अच्छा ऐसा है, जैसा कि मेरी बेटी ने कहा चूहा की परी, आप सचमुच बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो माय लेडी। फिर सैरियल चिल्लाती है और बोलती है कि क्या एक फेरी। उसके बाद काउंटेस बोलती है कि मैं आपसे सब कुछ नहीं पूछूंगी, आखिरकार मैंने बिना किसी शर्त के आपकी मदद करने को फैसला किया और इसलिए मैं आशा करती हूँ कि सौभाग्य भी आपका साथ देगा। डचेस लोपेडम, हैरियन की फेरी का आशीर्वाद आपके साथ है। उसके बाद सैरियल बोलती है कि थैंक यू सो मच काउंटेस, आपको भी हैरियन की परियों का आशीर्वाद प्राप्त हो। फिर सैरियल बोलती है कि ओह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, चलो फिर हम लोग जल्दी करते हैं। तभी सैरियल की नजर एक बर्ड पर जाती है और वो बोलता है कि तुम ही वही बर्ड हो ना जो मुझे रास्ता दिखाएगा, चलो फिर मुझे रास्ता दिखाओ। उसके बाद सैरियल उस बर्ड के पीछे पीछे जाने लगती है और मन ही मन बोलती है कि कियान बस थोड़ी देर और रुको, मैं आ रही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक को दिखाया जाता है। एमोर जैसे ही चिल्लाता है और बोलता है कि क्या बाहर कोई है, तभी ड्यूक एमोर का मुंह दबाता है और बोलता है कि चुप रहो, इसके बारे में सभी लोगों को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से मिशन को खत्म करके हवेली लौटना होगा। फिर एमोर बोलता है कि लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं उन लोगों को टेंशन में नहीं डाल सकता जो लोग घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। एमोर जाइए और गश्ती का कार्यभार संभाले और यहाँ चेक करे कि नाइट्स में क्या कोई और अपराधी छुपा हुआ है, कोई और हथियार रात के दौरान हमारे यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद ड्यूक जल्दी से अपने कमर पर पट्टी करता है और एमोर बोलता है कि ठीक है महाराज। फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि दर्द बहुत ही ज्यादा है, एक ऐसा जहर जिसका इलाज हमारे पास जितनी भी एंटीडोट है वह नहीं कर सकती। जब मैं घर वापस चला जाऊंगा तो सैरियल मुझे जाने नहीं देगी। बेहतर होगा कि मैं सैरियल की डांट सुनने के लिए पहले से ही रेडी हो जाऊं, इससे पहले कि जहर पूरे शरीर में फैल जाए। मुझे इस अभियान को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसके बाद ड्यूक रेडी होकर बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर एमोर आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, जिन बाबर लोगों को हम लोगों ने बंदी बनाकर पकड़ रखा था वैसे भी वहाँ से भाग चुके हैं और वे लोग हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि क्या उस आदमी ने हमले से पहले कुछ किया था, अब बाहर का माहौल कैसा है। फिर एमरम बोलता है कि हालांकि हमारी सेना घायल हो चुकी है लेकिन फिर भी हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बाबर लोगों को हरा दिया है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या आप अभी भी यहाँ कह रहे हैं कि कुछ बाबर बचे हुए हैं। उसके बाद एमोर बोलता है कि जो व्यक्ति बाबरों को आदेश दे रहा था वहाँ भाग गया है, अगर हम लोग उनका पीछा करते तो हम लोग उन तक पहुँच पाते, लेकिन हमारे सैनिक बहुत ज्यादा घायल है। उसके बाद ड्यूक अपने घोड़े पर सवार होता है और चिल्लाकर बोलता है कि मैं उनका पीछा करूंगा, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो जितनी भी सेना बचेगी उन्हें पीछे हटा देना और सैनिकों का इलाज पर ध्यान देना। फिर एमोर बोलता है कि लेकिन माय लॉर्ड, आपकी हालत कैसी है। फिर ड्यूक बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलता है कि यहाँ एक आदेश है। फिर एमोर अपना सिर झुकाकर बोलता है कि जी माय लॉर्ड, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, इसलिए आपको भी सुरक्षित वापस आना होगा। उसके बाद ड्यूक वहाँ से चला जाता है। फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि यहाँ देखने के लिए कि वे लोग साम्राज्य के लिए खतरा ना बने, मैं उन सभी को उखाड़ फेंकूंगा ताकि मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकूं। बार-बार लोग बहुत ही तेज जा रहे हैं, मैं इस गति से आगे उनका पीछा नहीं कर पाऊंगा। तभी ड्यूक अपनी शक्ति दिखाते हुए बोलता है कि ऐसे छुपना बेकार है, यहीं पे तुम लोग मारे जाओगे, इसलिए भागने के बारे में सोचना भी मत। तभी ड्यूक एक बाबर पर अपनी शक्ति का यूज करता है, वहाँ चिल्लाता है बोलता है कि डैम इट, कितना बेकार इंसान है, ऐसा लगता है कि इसकी हत्या नहीं हो सकी, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तुम्हारे साथ मारा जाऊंगा। फिर ड्यूक बोलता है कि तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा दया करूंगा, मैं यहाँ देखूंगा कि तुम ये गिद्धा की तरह मारे जाओ। फिर वहाँ बड़बड़ चिल्लाता है बोलता है कि क्या दया, इसके बारे में कुछ भी मत बोलो, मैंने तुमसे कभी भी दया नहीं मांगी। यहाँ बोलकर वहाँ बड़बड़ ड्यूक पर हमला कर देता है। ड्यूक मनी मन बोलता है कि चोट का सदमा बहुत ही ज्यादा गंभीर है, अगर मैं इसे एक ही झटके में खत्म नहीं करूंगा तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर वहाँ बड़बड़ चिल्लाता बोलता है कि यहाँ क्या है। उसके बाद ड्यूक उस बड़बड़ की तरफ ध्यान से देखता है और फिर दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि साम्राज्य के कुत्तों ने अपने नुकीले दांत खो दिए हैं।
कायरे की तरह मुझे देखना बंद करो और मेरा ठीक से सामना करो। तभी ड्यूक को खांसी होने लगती है और उसके मुंह से ब्लू कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। फिर वहाँ बड़बड़ चिल्लाता है और बोलता है कि क्या, मुझे लगा था कि वहाँ बेवकूफ कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारा शिकार बहुत अच्छे से किया। उसने सचमुच तुम्हें जहर दे ही दिया। अगर हमारे खून से कोई भूल हो जाए तो उसे मार डालना चाहिए। तभी ड्यूक बहुत ही तेजी के साथ आता है और उस बड़बड़ के पेट में वार करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है और वहाँ कांपते हुए बोलता है कि क्या, कैसे, लेकिन तुम अभी भी कैसे लड़ रहे हो? फिर ड्यूक बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बातें करते हो, मैं तुम्हें इस हद तक चला दूंगा कि तुम्हारा निशान भी ना बचे। उसके बाद ड्यूक उस बड़बड़ को जला देता है। वह जलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम भी हम में से एक हो, एक दिन तुम्हें भी कोई धोखा देगा और तुम भी मर जाओगे। फिर ड्यूक बोलता है कि आखिरकार यहाँ खत्म हो गया, अब मुझे वापस लौटना चाहिए। तभी ड्यूक को चक्कर आने लगते हैं और वह नीचे गिर जाता है। फिर ड्यूक बोलता है कि ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर मुझे जवाब दे रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा। मेरे शरीर में मुझे कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही। क्या मैं मर रहा हूँ? मुझे घर लौटना है और मुझे अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ बताना है कि मैंने उनकी रक्षा के लिए अपना सबसे अच्छा किया। मैंने वहाँ सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। बस आखिरी बार, काश मैं मरने से पहले आखिरी बार सैरियल का चेहरा देख पाता। तभी ड्यूक की एक आवाज सुनाई देती है। कोई बोलता है कि कियान यहाँ मैं हूँ, प्लीज अपनी आंखें खोलो कियान, प्लीज। वहाँ सैरियल होती है। कियान किसी तरह अपनी आंखें खोल के सैरियल की तरफ देखता है। उससे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। सैरियल बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वहाँ चिल्लाती है और बोलती है कि कियान बोलता है कि सैरियल, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मरने से पहले मुझे कुछ चीजें जरूर देखनी होगी। उसके बाद कियान की आंखें बंद हो जाती है। सैरियल रोते हुए बोलती है कि कियान तुम बेवकूफ, तुम्हें पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या सहना पड़ा और तुम इतने आसानी से मरने की बात सोच रहे हो। नहीं, ऐसा मत करो, यहाँ इलाज है और यहाँ तुम अपने मुंह में लो, यहाँ एंटीडोट है। फिर सैरियल ड्यूक के मुंह में एंटीडोट डालने लगती है। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि नहीं, इसमें कोई भी हलचल नहीं दिख रहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं इसी तरह से इंतजार करती रही तो कियान की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। उसके बाद सैरियल उस एंटीडोट को अपने मुंह में लेती है और मनी मन बोलती है कि कियान प्लीज ऐसा मत करो, और फिर कियान के मुंह में उस एंटीडोट को डाल देती है। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि मुझे यहाँ देखना चाहिए कि वहाँ इस दवा को बहुत जल्दी से ले ले। सैरियल कियान को बहुत गौर से देखने लगती है। तभी कियान सांस लेने लगता है। फिर सैरियल खुश होकर बोलती है कि कियान क्या तुम होश में आ गए? फिर कियान अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि क्या यहाँ एक सपना है? मैं मरने से पहले और एक बार तुम्हारा चेहरा देखने की विनती करता हूँ। फिर सैरियल चिल्लाते हुए बोलती है कि कियान ये कोई सपना नहीं है, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है कियान? फिर कियान बोलता है कि आश्चर्यजनक रूप से मैं ठीक हूँ। जब मैंने तुम्हारा चेहरा धुंधला देखा तो तब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है। फिर सैरियल कियान को हक करती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी यहाँ सोचकर कि तुम इस तरह मरोगे। फिर कियान बोलता है कि मैं ठीक हूँ सैरियल, इसलिए मत रोइए। फिर सैरियल बोलती है कि लेकिन आपको तुरंत कैंप जाकर आपकी हालत को एक बार चेक कर लेना चाहिए। कियान अगर तुम्हारे लिए कैंप में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो क्या मुझे जाकर किसी को अपने साथ लेके आना चाहिए। फिर कियान सैरियल को करता है और बोलता है कि आपके लिए रास्ते पर अकेले चलना यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? फिर सैरियल बोलती है कि एक वर्ड जिसने मुझे रास्ता दिखाया। फिर कियान उस वर्ड की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या एक वर्ड, लेकिन यहाँ तो कोई वर्ड है ही नहीं। फिर सैरियल बोलती है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उस बिच ने तो मुझे इस वर्ड का पीछा करने के लिए कहा था। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या एक चुड़ैल, तो उसने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया। फिर सैरियल बोलती है कि नहीं, यहाँ मेरा फैसला था, जब आप खतरे में थे तो मैं शांत कैसे रह सकती थी। फिर सैरियल अपने पेट में हाथ लगाती है और बोलती है कि और किसी चीज से भी ज्यादा। तभी वहाँ पर रोने लगती है। फिर ड्यूक बोलता है कि क्या अचानक एक हवा। तभी वहाँ पर विंटर विच आती है और बोलती है कि हेलो सैरियल। सैरियल और ड्यूक बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं और वे लोग बोलते हैं कि क्या आप। उसके बाद विंटर विच बोलती है कि हेलो कियान, बहुत टाइम हो गया है ना? फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुम तुम्हारा मूल्य लेने आए हो? फिर सैरियल बोलती है कि कियान यहाँ ठीक है। फिर कियान बोलता है कि लेकिन सैरियल। फिर सैरियल बोलती है कि मुझ पर यकीन करो कियान और देखो। उसके बाद सैरियल विंटरविच से बोलती है कि हेलो विंटरविच, क्योंकि मैं अपना शर्त जीत गई हूँ तो अब मुझे कीमत चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना? फिर ड्यूक चौंक कर बोलता है कि क्या तुम शर्त जीत गई? उसके बाद विंटरविच हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ आप जीत गए। मैं इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं हूँ कि मैं किसी बात पर ऐसे बहस करूँ।
फिर सैरियल बोलती है कि तो क्या अब यहाँ खत्म हो चुका है? फिर विंटर विच बोलती है कि हाँ सही कहा, आप ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ो और खुल के हंसो और अपने जीवन को एंजॉय करो और खुश रहो। सैरियल बहुत ज्यादा इमोशनल होके नीचे बैठ जाती है और उसके आंसू खुद ब खुद आंखों से निकलने लगते हैं। वहाँ बोलती है कि क्या सचमुच यहाँ खत्म हो गया है? और फिर विंटर विच खुश होकर बोलती है कि हाँ, और आपने जो मुझे खुशी दी है उसके कृतज्ञ के प्रतीक के रूप में। फिर विंटर विच सैरियल के कानों में बोलती है कि आपको जो बच्चा पैदा होगा वह लड़की होगी जिसके बाल कियान जैसे होंगे और उसकी आंखें आप जैसी होगी। फिर मैं किसी और आत्मा पर अब नजर रखने जा रही हूँ। आपकी जिंदगी को देखना यहाँ सचमुच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ठीक है तो बाय, अपना ध्यान रखना। फिर सैरियल कियान को कर लेती है और फिर कियान बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर सैरियल बोलती है कि हाँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे द्वारा सहे गए दर्द को देखती हूँ तो अब से तुम कभी भी किसी भी दर्द से नहीं गुजरोगे। उसके बाद ड्यूक बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बोलता है कि सैरियल, हाँ सैरियल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर सैरियल बोलती है कि मैं भी कियान तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और अब हमारे परिवार के लिए अपने आप को बलिदान मत करना, ठीक है? उसके बाद सैरियल ड्यूक को बहुत गौर से देखने लगती है और ड्यूक भी सैरियल को बहुत गौर से देखता है। फिर दोनों किस करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सैरियल उठते हुए बोलती है कि अरे नहीं, मैं कहाँ पर हूँ? उसके बाद वहाँ पर ड्यूक आता है और बोलता है कि क्या आप पहले ही उठ चुके हैं? अगर आप और भी ज्यादा थके हुए हैं तो आप थोड़ा सा और सो सकते हैं। फिर सैरियल कियान को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या कियान तुम यहाँ पर हो? क्या इसका मतलब यहाँ है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो? फिर कियान बोलता है कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को इतने लंबे टाइम तक अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता था। फिर सैरियल बोलती है कि फिर भी। फिर कियान बोलता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उसके बाद सैरियल बोलती है कि नहीं, आपकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी मिली। फिर कियान बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि मैंने आप पर कोई जादुई मंत्र डाला था, इस वजह से आप बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। फिर सैरियल बोलती है कि कियान सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक सैरियल का फेस को छूते हुए बोलता है कि मैं आपके साथ और इसी तरह से टाइम बिताना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है। चलो हमारे टेंट वापस चले, तुम्हें सर्दी लग सकती है। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर सैरियल अपने घोड़े पर बैठती है और बोलती है कि जरूर, आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे हूँ। फिर ड्यूक भी सैरियल के साथ बैठता है और बोलता है कि मुझे आपकी सवारी पर बिल्कुल भरोसा है, लेकिन यहाँ जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर सैरियल बोलती है कि तो आपकी घोड़ी का क्या? उसके बाद ड्यूक बोलता है कि अगर मैं उसे इशारा करूंगा तो वह मेरे पीछे पीछे आएगा। उसके बाद वे लोग उस जगह से निकलने लगते हैं। सैरियल बोलती है कि मुझे कुछ रोशनी से दिखाई दे रही है, क्या आप लोगों ने यहीं पर टेंट लगाया है? फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर अमोर चिल्लाता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, क्या आप ठीक है? आप आ गए। और वहाँ क्या मैम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर सैरियल बोलती है कि मैं इस बारे में बाद में समझाऊंगी। फिर ड्यूक बोलता है कि अब हमें एक लास्ट काम निपटाना है, तो जल्द से जल्दी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। फिर अमर बोलता है कि हाँ, वैसा करूंगा जैसा कि आप कहोगे महामहिम। मैं जानता हूँ कि मैम के लिए यहाँ जगह थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उसके बाद सैरियल और ड्यूक आराम करने के लिए जाते हैं। सैरियल बोलती है कि कियान सर एमोर आपके बारे में कितना ज्यादा टेंशन ले रहे थे, वो दिखने में भी काफी अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या आपको जाकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए? फिर ड्यूक बोलता है कि मैं आपको सुला देने के बाद चला जाऊंगा। यहाँ टेंट बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन आपका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है। इस टेंट में गर्माहट का जादू डालता हूँ, आप जल्द से कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। फिर सैरियल बोलती है कि थैंक यू कियान। फिर सैरियल स्माइल करती है और मनी मन सोचती है कि अभी कियान चला जाएगा। उसके बाद सैरियल थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि तो आप क्यों नहीं जा रहे? फिर ड्यूक मुंह बनाते हुए बोलता है कि क्या मैं सिर्फ इसलिए चला जाऊं क्योंकि मेरी पत्नी कपड़े बदल रही है? क्या तुम सचमुच अपने पति को बाहर निकाल दोगी, वो भी इतने ज्यादा ठंड में? फिर सैरियल चिल्लाते हुए बोलती है कि ओह ठीक है, फिर घूमो और अपनी आंखें बंद करो, मैं चेंज कर लूंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि मैं इसे पहन रही थी तो मुझे लग ही रहा था, लेकिन सचमुच कियान के कंधे बहुत ज्यादा चौड़े हैं, लेकिन यहाँ पहनने के बाद अब मुझे थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने लगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कियान की गोद में हूँ। तभी कियान पीछे से बोलता है कि सैरियल। तभी सैरियल चौंकती है और बोलती है कि क्या तुमने तो मुझे चौंका ही दिया, और मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि मैं चेंज कर चुकी हूँ और तुम पीछे देख सकते हो। पर फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि क्या उसने मुझे उसके जैकेट को गले लगाते हुए पकड़ लिया है? फिर ड्यूक मनी मन बोलता है कि मुझे उसे चौंकाने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर ड्यूक बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपने पहले फिर चेंज कर लिए थे, लेकिन फिर आप क्या कर रहे थे?
फिर सैरियल मुंह को घुमाते हुए बोलती है कि अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, तो अब मुझे सोना है। उसके बाद ड्यूक सैरियल को गोद में उठाता है और बोलता है कि तो ठीक है, अब मेरी खूबसूरत पत्नी को सुलाने के लिए ले जाऊंगा, अब टाइम हो चुका है। फिर ड्यूक सैरियल को बेड पे सुला देता है और बोलता है कि ठीक है, तो आप मीठे मीठे सपने देखो सैरियल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन प्रेजेंट में आता है। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि जब मैं उठी तब से कियान मुझे चिढ़ा रहा है, तो अब मुझे याद आया कि कल रात को क्या हुआ था। फिर ड्यूक बोलता है कि तो क्या मुझे जादू शब्द फिर से कहने चाहिए जो मेरी पत्नी को सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। सैरियल मैं तुमसे प्यार। तभी सैरियल ड्यूक का मुंह बंद कर लेती है और बोलती है कि यहाँ बहुत शर्मनाक है, यहाँ कहना बंद करो। वैसे कियान अभियान कब खत्म होगा? जब हम लोग घर वापस जाएंगे तब मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो कल ही खत्म हो चुका था, इसलिए आज सामान पैक करके घर जाने की प्लानिंग तो कर रहा था, इसलिए आप मुझे जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह मुझे बता सकते हैं। फिर सैरियल बोलती है कि जब तक हम लोग घर नहीं पहुंचेंगे तब तक इसे मैं सीक्रेट रखूंगी। सुबह सुबह मुझे चिढ़ाने की सजा के तौर पर अभी मुझे जाने के लिए रेडी होना है, लेकिन कल की तरह मुझे चौंकाना मत। उसके बाद ड्यूक मुंह बनाते हुए बोलता है कि ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ड्यूक पैलेस पहुंच चुके होते हैं। डेजी अपनी आंखों में आंसू लेके बोलती है कि मैम मैं अब आप सुरक्षित वापस आ गए। उसके बाद रिवेल अपना सर झुकाते हुए बोलता है कि आप दोनों का फिर से स्वागत है, हम आप दोनों को लौटने का बेसब्री इंतजार कर रहे थे। तभी कार्सल आता है और बोलता है कि मॉम आप मेरे बिना कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा याद आई। उसके बाद सैरियल बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। मेरे छोटे से कार्सल, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। फिर कार्सल बोलता है कि मॉम आप मुझे बिना बताए पापा से मिलने चले गए, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। फिर सैरियल मनीमन बोलती है कि मैंने बहुत टाइम से कार्सल को नहीं देखा, इसलिए मुझे असामान्य रूप से यहाँ बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर सैरियल बोलती है कि कार्सल अब मैं वापस आ गई हूँ, तो मॉम आपको बड़ा सा राज बताने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको बताने से पहले आपके पापा को यहाँ बताना पड़ेगा। फिर कार्सल बोलते हैं कि नहीं मैं नाराज नहीं होऊंगा, प्लीज मुझे पहले बताइए। फिर कार्सल ड्यूक की तरफ देखता है और ड्यूक भी कार्सल की तरफ देखता है। फिर कार्सल ड्यूक के पास जाता है और बोलता है कि डैड मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आई और मुझे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप सुरक्षित वापस लौट आए हो। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई और मैं देख रहा हूँ कि तुमने बिना किसी मेरी मदद की हवेली की देखभाल अच्छी तरह की और रक्षा भी बहुत अच्छी तरह की, और अब टाइम आ चुका है कि हम लोग सभी साथ में महल के अंदर चले। फिर कार्सल बोलता है कि हाँ ठीक है, हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे और उसके बाद बगीचे में टहलेंगे। फिर ड्यूक बोलता है कि नहीं हम लोग कल बगीचे में टहलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैरियल बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो बहुत ही कठिन रास्तों से घर वापस आई है। फिर कार्सल मुंह फुलाते हुए बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं अपनी माँ के साथ रात को सोऊंगा, ठीक है। फिर सैरियल बोलती है कि मुझे टहलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो खाना खाते हैं, उसके बाद बगीचे में टहलने चलेंगे, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। फिर कार्सल बोलता है कि मॉम आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे पहले बताओगे, क्या आप मुझे अभी नहीं बता सकते मॉम? क्या आप? फिर सैरियल मनीमन बोलती है कि यहाँ कितना प्यारा है, मैं मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रही हूँ। फिर सैरियल बोलती है कि कार्सल इस स्थिति में मैं आपको पहले बताऊंगी। फिर सैरियल कार्सल के कानों के पास जाती है और उसे कुछ बोलती है। कार्सल बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मॉम क्या सचमुच यहाँ सच है? फिर कार्सल बोलता है कि डैड एक मिनट रुक जाइए। फिर कार्सल अपनी मॉम के पेट को छूता है और बोलता है कि मेरी छोटी सी बहन यहीं पे है ना, यहाँ अमेजिंग है। उसके बाद सैरियल बोलती है कि हाँ आप कुछ ही महीनों में एक बड़े भाई बन जाओगे। फिर ड्यूक चौंक कर बोलता है कि क्या कार्सल बड़े भाई बनेंगे? सैरियल क्या यहाँ हो सकता है? फिर सैरियल बोलती है कि मैं तुम्हें खाना खाते वक्त धीरे धीरे बताने जा रही थी, लेकिन कार्सल इतना ज्यादा उत्साहित था कि मैं बोल ही पड़ी। फिर कार्सल वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मॉम आप डैड के साथ खाना खा सकते हो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। फिर सैरियल बोलती है कि कार्सल तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें भी हमारे साथ खाना खाना चाहिए। फिर कार्सल बोलता है कि मैं एक गिफ्ट तैयार करूंगा, मैं अपनी छोटी बहन को बहुत सारी चीजें देना चाहता हूँ और अगर मैं अभी इसे रेडी नहीं करूंगा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, मैं बाद में जरूर खाऊंगा। उसके बाद कार्सल के पीछे एक सर्वेंट भागता है और बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज केयरफुल रहिए। फिर सैरियल बोलती है कि कार्सल सचमुच बहुत ज्यादा उत्साहित है, हमारी छोटी सी बेटी को उसके बड़े भाई से बहुत सारा प्यार मिलेगा। फिर ड्यूक बोलता है कि सैरियल
तुमने यहाँ सब कुछ कैसे किया? तुम अकेली नहीं थी, फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? फिर सैरियल बोलती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी कियान, और मैं अपने बच्चे की भी सुरक्षा करना चाहती थी, क्योंकि किसी को चोट भी नहीं लगी और सभी लोग सुरक्षित वापस लौट आए, तो ज्यादा गुस्सा मत होइए, ठीक है? फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन सैरियल इस बार आप। उसके बाद सैरियल बोलती है कि रुको, बच्चा सब कुछ सुन सकता है। क्या होगा अगर वह अपने डैड को ऐसे डरावने रूप में याद करे? यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि ठीक है, चलो डांटना बंद करता हूँ, अगली बार कोई भी ऐसा खतरनाक काम मत करना, ठीक है? फिर सैरियल बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। चलो कियान, अब खाना खाने चले, मुझे सचमुच बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर कियान बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद शिफ्ट होते में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। कियान बोलता है कि सैरियल तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, चलो सो जाते हैं। फिर सैरियल बोलती है कि हाँ, बस 1 मिनट रुको। जब आप मेरे आसपास नहीं थे तब मुझे महामहिम सम्राट से मदद मिली थी। मैंने सोचा था कि आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए। फिर ड्यूक थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है कि क्या आपको मदद मिली? फिर सैरियल बोलती है कि मैंने असुविधा की परवाह न करते हुए उन्हें एक लेटर भेजा, उन्होंने मुझे यहाँ आंसर भेजा था। फिर ड्यूक उस लेटर को निचोड़ते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी उसका परेशान करने वाला चेहरा देख सकता हूँ। फिर ड्यूक उस लेटर को जला देता है और बोलता है कि यहाँ एक बकवास है। फिर सैरियल बोलती है कि कियान, आप लोग चाहे कितने ही करीब क्यों ना हो, लेकिन यहाँ एक सम्राट का लेटर है, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? फिर ड्यूक बोलता है कि इसकी टेंशन मत लो, मैं बस ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने कोई लेटर देखा ही नहीं। फिर सैरियल बोलती है कि क्या आप सचमुच जेलस हैं? तो फिर ड्यूक सैरियल को नीचे सुला देता और बोलता है कि तो वह आखिरकार कुछ करने जा रहा है। फिर सैरियल बोलती है कि अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर ड्यूक बोलता है कि क्योंकि तुमने मुझे कहा कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, तो अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ड्यूक सैरियल को किस करता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विंटर भी सब कुछ देखती है और बोलती है कि यहाँ कितना ज्यादा मजेदार है। इस बच्चे को खुश देखकर अब मुझे पहले की बात याद आ रही है, भाग्य सचमुच क्रूर और आकर्षक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है। विंटर विश बोलती है कि क्या मैं अपना मेडल ले जाऊं? फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद विंटर विश बोलती है कि तुम बेचारे जो दुखी जीवन जीते रहे, अब तुम मेरे सामने क्यों आ रही हो? फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि तुम मेरी बेटी से मिलना चाहते हो। फिर विंटर विश बोलती है कि तो उसके बाद फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि अगर मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ क्योंकि मैं आपके साइड हूँ, मैं आपको इसके बदले अपनी आत्मा दे दूंगी, इसलिए प्लीज मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने बच्चे को खुश देख सकती हूँ। फिर विंटर विश बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे? आत्मा बहुत ज्यादा महंगी है, आप बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं। फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि क्योंकि मैं सैरियल से प्यार करती हूँ। फिर विंटर विश बोलती है कि हाँ, यहाँ शायद शर्त नहीं लग सकता, लेकिन आप और आपके बच्चे का भाग्य मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं इसे सुनना चाहूंगी। आगे बढ़ो और मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। उसके बाद सैरियल की मॉम बोलती है कि प्लीज एल को एक परीक्षा देने दे और देखिए कि वहाँ शर्त जीतती है और वहाँ बच्ची हर एक दुख से उभर पाती है या नहीं। फिर विंटर विश बोलती है कि मैंने सोचा था कि आप सचमुच अपने बच्चे की परवाह करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। फिर सियाला की मॉम बोलती है कि एल मेरी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं एक शर्त का सुझाव दे रही हूँ जिसे मैं जीत सकती हूँ। डायन बच्चे की जिंदगी को वापस देने के लिए तुमसे सबसे महंगी चीज ले लेगी। मैं नहीं चाहती कि एल फिर से दुखी हो, इसलिए मैं अपनी आत्मा पर शर्त लगाती हूँ कि एविलिया इस एग्जाम में पास हो जाएगी। फिर वो विंटर विश बोलती है कि आप इतने निश्चितता के साथ कैसे कह सकते हैं? फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि मेरी बच्ची तलवार है, मेरी बच्ची किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है और उसमें वहाँ जीत सकती है। फिर विंटर विश बोलती है कि आप तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं शर्त को आपके साथ ले जाऊंगी। फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि आपको ऐसा सोचने के लिए थैंक यू जुड़ैल। फिर विंटर विश बोलती है कि ओह, क्या तुम्हें यहाँ नहीं जानना है कि मैं किस तरह से उससे शर्त लगाऊंगी? फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपने बच्चे पर पूरा यकीन है, लेकिन अगर मैं शर्त जीत जाऊँ तो आप उससे कोई नुकसान मत मांगना। फिर विंटर विश बोलती है कि क्या कहा आपने? चलो फिर ठीक है, एक शर्त लगाते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि मैं आपकी उबाऊ बात पर आपके खिलाफ दाव नहीं लगाऊंगी। अब कौन सी शर्त अच्छी होगी? सियाना अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, दुर्घटना पर दाव लगाना यहाँ कैसा रहेगा? फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि तुम जो भी चाहो विंटर विच। फिर सैरियल की मॉम मनी मन बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी पर। फिर विंटर विच बोलती है कि क्या आपको सचमुच लगता है कि आपका बच्चा उसके फ्यूचर को बदल पाएगा? फिर सैरियल की मॉम बोलती है कि जब तक वहाँ कोशिश नहीं करेगी तब तक हमें पता कैसे चलेगी कि वहाँ कितनी ज्यादा मजबूत है।
है। उसके बाद विंटर विच बोलती है कि ओह तो ऐसा है, तो फिर चलो इस बात पर हम लोग शर्त लगाते हैं। मैंने पिछले दाव को प्राप्त करके उनके पुरस्कारों में से मैंने कियान लोब्रम की जिंदगी को दुर्भाग्य से सुरक्षित कर लिया है। हम इसका यूज चीजों को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए कर सकते हैं। चलो फिर हम लोग अपनी शर्त पर शामिल होते हैं। मैं ऐसी स्थिति बना दूंगी जिससे उसका जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी अपने पति की जान को बचाने के लिए कुछ भी करेगी? फिर सैरल की मॉम बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वहाँ व्यक्ति था जिसने तुम्हें पहली बार शर्त लगाने के लिए कहा था। एक बच्चे पर कितना ज्यादा भयानक बोझ थोपा गया। फिर विंटर विच बोलती है कि अगर आपको यहाँ इतना ज्यादा नापसंद लग रहा है तो शर्त लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सैरल की मॉम बोलती है कि नहीं, मैं शर्त को लगाऊंगी। उसके बाद विंटर विच बोलती है कि ठीक है, तो अब बात करना खत्म करते हैं और सैरल की शर्त को आगे बढ़ाते हैं। अगर वहाँ ड्यूक की जिंदगी को बचाने में पास हो जाती है तो मैं कहूँगी कि आप शर्त जीत गए। हालांकि अगर वहाँ नहीं बचा पाई तो आप हार जाओगे। फिर सैरल की मॉम बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन साथ ही अगर मैं जीत गई तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। उसके बाद विंटर विच बोलती है कि एक बात और, मैंने सोचा था कि तुम एक पवित्र आत्मा हो लेकिन तुम तो एक बेईमान आत्मा हो, है ना? फिर सैरल की मॉम हंसते हुए बोलती है कि भले ही आप ऐसा कहे, मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी को नहीं जी सकी क्योंकि यही मेरी नियति है, लेकिन एली वहाँ अपनी एक खुद की बच्ची चाहती है। फिर विंटर विच बोलती है कि क्या आपको एहसास हुआ कि आपकी आत्मा किस प्रकार की है? क्या आपकी आत्मा आपके जैसी शुद्ध और चमत्कारी है? अगर आप चाहो तो आप पुनर्जन्म ले सकती हो और अपनी बेटी के साथ एक जिंदगी बिता सकती हो। फिर सैरल की मॉम बोलती है कि हाँ मुझे पता है, आमतौर पर यहाँ कहा जा सकता है कि लोग एक बार माता पिता और एक बार बच्चे के रूप में संबंध रखते हैं। इसकी विपरीत स्थिति में वे दोबारा नहीं मिलने चाहिए, लेकिन यही कारण है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर यहाँ हो सके मुझे फिर से पुनर्जन्म मिले तो मैं अपनी बेटी को अपनी माँ के रूप में प्यार करना चाहूंगी। इससे मेरी उसके साथ रहने की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्लीज हमें एक और बार माँ और बेटी के रूप में मिलने की अनुमति दे। फिर विंटर विच बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस अवसर का यूज पुनर्जन्म लेने के लिए कर रही है। ठीक है, फिर मैं आपकी इच्छा आपके अनुसार ही पूरी करूंगी। वैसे भी आप शर्त लगाने के लिए सहमति दे चुके हैं। फिर सैरल की मॉम बोलती है कि मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू विंटर विच। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और विंटर विच बोलती है कि ओह मैंने पहले कभी भी ऐसी आत्मा नहीं देखी। इसके बारे में दोबारा सोचना यहाँ बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। मैं माँ और बेटी दोनों को देखकर यहाँ बता सकती हूँ आखिरकार तुम जीत गई सियाना। उनके जैसे लोगों से दोबारा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? यहाँ बहुत ज्यादा मजेदार था, इसी कारण मैं उनके बचे हुए भविष्य के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि वे लोग हमेशा खुश रहे। उसके बाद चिपटोतर में सियारा को दिखाया जाता है जो खिड़की की तरफ बाहर देखती है और बोलती है कि आज बर्फ पड़ रही है। मुझे पता है कि सर्दी का टाइम चल रहा है, लेकिन बर्फ देखना यहाँ बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। और हालांकि आज की बर्फ अलग तरीके से मुझे गर्माहट दे रही है। क्या इसका मतलब यहाँ है कि बसंत ऋतु आने वाली है? ऐसा लगता है कि हमारा बेबी बसंत के गर्मी में जन्म लेगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी सियाला के पेट से बेबी की हलचल की आवाज आती है। फिर सियाला बोलती है कि ओहो आपने मुझे आंसर दिया क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। आप सब कुछ सुन रहे थे, है ना? आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। वैसे हवेली में हॉल में लोग बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है। सियाला एक सर्वेंट से बोलती है कि लेडी एस्टर क्या कार्सल ने अपना लेसन पूरा कर लिया है? फिर एस्टर बोलती है कि हाँ उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है इसलिए आप आगे जा सकते हैं। फिर सैरियल बोलती है कि क्या आप जानते हैं कि वहाँ कहाँ है? फिर एस्टर बोलती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ कहाँ पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है। सारे सर्वेंट आपस में बात करते हैं कि मैम आ रही है, सभी लोग जल्दी से इधर उधर बिखर जाओ। फिर दूसरे सर्वेंट बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद डेजी सैरियल के पास जाती है और बोलती है कि मैम आज बहुत ज्यादा ठंड है, आप बाहर क्यों आई हो? आप बैग को उठाकर ले जाने में थक जाओगे, क्यों ना आप कमरे में आराम करो, आपको बाहर ठंड भी लग सकती है। फिर सैरियल बोलती है कि मैं टहलने जा रही थी क्योंकि अपने कमरे में रह के मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। फिर डेजी बोलती है कि क्या आप बाहर जा रहे हैं? आपको पता है कि बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, यहाँ निश्चित है कि आप बाहर नहीं जा सकती। फिर सैरियल उदास होकर बोलती है कि तो फिर अगर मैं हवेली में घूमूं तो यहाँ कैसा रहेगा?
फिर डेजी बोलती है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद डेजी सैरियल को ढकेलते हुए अंदर की तरफ ले जाती है। सैरियल बोलती है कि वो यहाँ नहीं वो। फिर डेजी बोलती है कि खैर हवेली बहुत बिजी है और सीढ़ियाँ भी उतनी अच्छी नहीं है, आप ठोकर खा के कहीं पर भी गिर सकती है और आपको चोट लग सकती है। आप जाओ अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है। रिवेल बोलता है कि कहा मैम आप किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद सैरियल बोलती है कि रिवेल कियान कहाँ है, क्या वो अंदर है। फिर रिवेल हिचकते हुए बोलता है कि मैम ड्यूक जरूर, वो बहुत ज्यादा बिजी है तो उन्हें अपना सारा काम करना है और मुझे कहा गया है कि किसी को भी ऑफिस में घुसने ना दिया जाए। फिर सैरियल बोलती है कि क्या सच में, बस मैं एक सेकंड के लिए अंदर जाना चाहती हूँ, क्या मैं नहीं जा सकती। फिर रिवेल बोलता है कि मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता, मुझे माफ कर देना मैम। उसके बाद सैरियल बोलती है कि मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, प्लीज उनसे कहना कि आज रात मेरे कमरे में आए। फिर रिवेल बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, वापस जाते टाइम प्लीज ध्यान से जाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन पर में आता है। सैरियल रोने लगती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। कियान आजकल मेरे कमरे में सोने तक नहीं आता, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों मैं अपने आंसू नहीं छुपा सकती। तभी वहाँ पर कार्सल आता है और बोलता है कि मॉम आप क्यों रो रही हो, मुझे माफ कर देना। फिर सैरियल बोलती है कि कार्सल आप दुखी क्यों है। फिर कार्सल बोलता है कि मॉम अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज मेरे पीछे आइए। उसके बाद कार्सल सैरियल का हाथ पकड़ता है और बाहर की तरफ ले जाता है। सैरियल जैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, हर तरफ रोशनी से चमकने लगती है। सैरियल उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिर कार्सल बोलता है कि मॉम यहाँ बहुत गर्म है, इसे मत छुओ, डैड ने इन्हें बनाया है। फिर सैरियल थोड़ा चौंक के बोलती है कि क्या कियान ने। फिर कार्सल बोलता है कि हाँ अगर डैड थोड़ा सा जल्दी करते तो आप रोती नहीं। फिर सैरियल बोलती है कि क्या आपका मतलब क्या है कार्सल। फिर कार्सल बोलता है कि एक बार अगर आप इसे देखोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे, अभी आप अपने सामने देखो मॉम। ड्यूक बहुत अच्छे से रेडी होकर बहुत अच्छे से फील्ड को सजाकर वहाँ पे खड़ा रहता है। सैरियल उसे देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि कियान ये सब क्या है। फिर ड्यूक सैरियल के सामने आता है और फिर कार्सल चुपके से वहाँ से जाने लगता है। ड्यूक बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी कोई अच्छा सा प्रपोज नहीं दिया, हम शादी के समारोह के बाद अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गए। मैं आपका पति अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, भले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी हो। फिर सैरियल मनी मन बोलती है कि इसीलिए सभी लोग इसकी तैयारी में इतने ज्यादा बिजी थे, मुझे सचमुच इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर ड्यूक बोलता है कि सैरियल मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे इसी तरह से ही प्यार करोगे है ना। फिर सैरियल बोलती है कि मैं पहले से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, भले ही आपने मुझे नहीं कहा या फिर आपने मेरे लिए कुछ भी ना किया हो, फिर भी मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी और मैं भी आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद ड्यूक सैरियल के हाथों में एक रिंग पहनाता है और उसे हक करते हुए बोलता है कि जब बसंत आएगा तब हमारा बच्चा जन्म लेगा और फिर हम एक बड़ी सी शादी करेंगे। फिर सैरियल बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सैरियल शादी के लिए रेडी हुई है, वह शादी की ड्रेस पहन के और हाथों में फूल लेके आगे बढ़ती है और बोलती है कि यहाँ पहली बार नहीं है जब मेरी शादी है, लेकिन अभी भी मैं बहुत ज्यादा घबराया हूँ महसूस कर रही हूँ। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि ऐसा महसूस करना अच्छा है और लास्ट तक आप हमारा हाथ हमेशा थामे रहना। फिर सैरियल बोलती है कि कियान मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि मैं ही कहने वाला था पर कोई बात नहीं। फिर ड्यूक सैरियल को किस करता है। फिर कार्सल बोलता है कि मॉम डैड यहाँ भी कहो कि आप दोनों मुझसे और फैनिया से भी प्यार करते हो। फिर ड्यूक बोलता है कि कार्सल फैनिया। तभी सैरियल बोलती है कि कार्सल आप सचमुच बहुत अच्छे भाई बनोगे। फिर ड्यूक कार्सल को किस करते हुए बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ कार्सल। फिर सैरियल फैनिया को किस करते हुए बोलता है कि हम भी आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद रॉबिलम की डची में एक सुंदर सी लेडी के जन्म के बाद 12 साल बीत चुके थे। यहाँ तक कि उत्तरी इलाकों में लंबी सर्दी के बाद एक बसंत आ चुका था। उसके बाद कोई बोलता है कि कार्सल सुनो मार्को इसके उस पुराने आदमी के बारे में, वहाँ बहुत ज्यादा अजीब आदमी है, वहाँ वही था जिसने मुझसे सबसे पहले मिलने के लिए कहा था, क्या तुम्हें पता है। और फिर मेरी नियुक्ति के टाइम मैंने पूरा 1 घंटा इंतजार किया, फिर वहाँ नहीं आया, क्या आप इस पर यकीन करोगे। फिर कार्सल बोलता है कि यहाँ बहुत अजीब है, उससे दोबारा कभी भी मत मिलना। फिर कार्सल मन ही मन बोलता है कि बेशक वह ऐसा नहीं करेगा, मैंने उसे कहीं भेज दिया है।
फिर वो बोलती है कि मैं हमेशा अजीब से लोगों से क्यों मिलती हूँ। कार्सल, अगर आप मेरी जगह होते कोई बात नहीं, रहन दो, इसे भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ भी कहा। फिर कार्सल बोलता है कि लुआ। उसके बाद कार्सल पीछे की बातों को याद करने लगता है। लुआ बोलती है कि कार्सल जल्दी करो और जल्दी आओ। फिर कार्सल बोलता है कि आ रहा हो लुआ। फिर कार्सल मनी मन बोलता है कि जब मैं 6 साल की उम्र में पहली बार लुआ से मिला तो मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी। मुझे यहाँ समझने में 4 साल लग गया कि यह प्यार था, और इस तरह से और 4 साल बीत गए। इस तरह लुआ 15 साल की हो गई और मैं 14 साल का हो गया। जब हमारे जन्मदिन की पार्टी बस हमारी नहीं थी, अब इन पार्टियों का यूज यंग लेडीजों और यंग मेंस के एंगेजमेंट की बात स्टार्ट करने के लिए या फिर करने के लिए की जाती है। जब भी मैंने उसकी आंखें चांद से भी ज्यादा चमकते हुए देखा तब मैं खुद को उसके अंदर खो जाने से नहीं रोक सका। उसके गुलाबी बाल हवा में इस तरह से लहराते थे, मैं अपना मन उसके अंदर खोने से नहीं रोक सका। उसके बाद कार्सल बोलता है कि लुआ तुम्हारे बाल फिर से खराब हो गए हैं। फिर लुआ बोलती है कि ओह लेकिन आज मेरी कोई भी गलती नहीं है, सब हवा की वजह से हुआ है। फिर कार्सल मनी मन बोलता है कि क्या यहाँ बात वहाँ जानती है, मैं यहाँ उसे बताना चाहता हूँ कि वहाँ असल में कितनी ज्यादा सुंदर है। और लुआ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर रैबिट आता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम थोड़ा सा टहलने जा रहे हो तो तुम यहाँ हो, तुम दोनों आखिरकार अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद कार्सल बोलता है कि अभी ताजी हवा लेने के लिए बाहर आए हैं, है ना। उसके बाद रैबिट बोलता है कि कौन जानता है, वैसे आज रात काफी हो चुकी है और मैं अपने दोस्त को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन जरा सोचिए, मेरे बर्थडे का मेन सितारा इस तरह से गायब हो गया, यहाँ कितना गलत है। कार्सल रोपिलम। उसके बाद कार्सल बोलता है कि रैबिट पेंजल पार्टी पहले ही खत्म हो चुकी है ना, और मुझे डांस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर रैबिट बोलता है कि क्यों, क्योंकि लुआ सिर्फ तुम्हारे साथ डांस नहीं करने वाली थी। तभी कार्सल रैबिट का मुंह बहुत जोर से दबा देता है और उसे बोलने नहीं देता और बोलता है कि चुप रहो, ऐसी बातें मत कहो। फिर रैबिट बोलता है कि हाँ, हम अकेले में बाद में बात करेंगे, कुछ ऐसा है जो लुआ को सुनना नहीं चाहिए, है ना। फिर कार्सल बोलता है कि जरूर, मैं आपसे पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन में था कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है तुम उसे अच्छे से संभाल पाओगे या फिर नहीं, और लुआ के सामने ऐसी बातें करना बंद करो। फिर कार्सल लुआ से बोलता है कि चलो लुआ यहाँ से चलते हैं। फिर लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कार्सल आखिरकार हम लोग खास दोस्त जो है। उसके बाद रैबिट बोलता है कि बेशक हम बहुत खास दोस्त हैं। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। उसके बाद कार्सल बोलता है कि हाँ आगे बढ़ो, मैं यही सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद रैबिट बोलता है कि यहाँ आपके बारे में है, आपको लुआ पसंद है ना। फिर कार्सल गुस्से से बोलता है कि क्या आप अपनी बात को कहना बंद नहीं कर सकते। उसके बाद रैबिट बोलता है कि ओहो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं वैसे भी लुआ को छोड़ने जा रहा हूँ। फिर कार्सल चौंकर बोलता है कि क्या छोड़ने जाना। उसके बाद रैबिट बोलता है कि कार्सल रोपियम, आप सचमुच कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। लुआ है वैसे, बाय, गुड नाइट। कार्सल रोपिलम। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। कार्सल और लुआ चाय पी रहे होते हैं। कार्सल बोलता है कि हे लुआ। उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ कार्सल बोलो। फिर कार्सल चाय पीते हुए बोलता है कि आप पहले। फिर लुआ बोलती है कि हाँ आगे भी बोलो। वैसे क्या तुम्हें पता है कार्सल, कैथोलिक फैमिली के तीसरे बेटे ने मुझसे कहा कि वह मुझे पसंद करता है। अगले हफ्ते में उससे मिलने जाऊंगी। मुझे किस प्रकार का ड्रेस पहनना चाहिए या फिर बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि आप एक लड़के हैं तो आपको यहाँ अच्छी तरह से पता होगा, तो आप मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं। कार्सल यहाँ सुन के बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। मनीमन बोलता है कि क्या वो मुझे किसी दूसरे लड़के को इम्प्रेस करने के लिए सलाह मांग रही है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि मुझे कैसा लग रहा है। कैथोलिक फैमिली का तीसरा बेटा, हाँ क्या मुझे उसे डची की शुरुआती कर लेना चाहिए और उसे सीमा पर भेज देना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे लुआ को उदास देखना यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर लुआ बोलती है कि कार्सल तुम कुछ सुन भी रहे हो या फिर नहीं। फिर कार्सल बोलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन लुआ क्या तुम्हें सचमुच उससे मिलना है। फिर लुआ बोलती है कि हाँ वैसे तुम्हारा मतलब क्या है। फिर कार्सल बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैंने तुम्हें कुछ भी कहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं कुछ सलवात का सीन दिखाया जाता है। लुआ आती है और बोलती है कि कार्सल तुम यहाँ पर हो, रैबिट ने मुझसे कहा कि वहाँ थोड़ी देर बाद आएगा। उसके बाद कार्सल बोलता है कि इन फूलों का क्या मतलब है जो फूल तुम अपने साथ लाई हो। फिर वो बोलती है कि क्या यहाँ फूल सुंदर नहीं है, कल चाय पार्टी थी, वहाँ मैं डेजी हसाई के भाई से मिली
और उसने आज मुझे यहाँ फूलों का बुके भेजा है और उन्होंने मुझसे कहा कि इन फूलों ने उन्हें मेरी याद दिला दी और उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा सीरियस होकर पूछा कि क्या मुझे कुछ और चाहिए। मेरी आखिरी डेट सही होनी चाहिए क्योंकि वह मेरी उम्र का है, लेकिन शायद अगर कोई बड़ा होता तो यहाँ बात थोड़ी सी अलग होती। मैं भी किसी के प्यार में पागल हो जाना चाहती हूँ। फिर कार्सल बोलता है कि लुआ तुम भी सच में। फिर कार्सल मनी मन बोलता है कि मैं तब तक लुआ का इंतजार करना चाहता हूँ जब तक लुआ मुझे देख ना ले, लेकिन आसपास के मकोड़े भिन भिना रहे हैं। उन बेकार लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे। फिर कार्सल को याद आता है कि सेवरिल ने कहा था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें कैद में रखकर अपना बनाने की कोशिश मत करो और उन्हें उड़ने दो अपने पंखों के साथ। फिर कार्सल मनी मन बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे शांत रहना चाहिए और उसका वेट करना चाहिए, लेकिन मैं चीजें जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। फिर कार्सल बोलता है कि लुआ। फिर लुआ बोलती है कि हाँ। फिर कार्सल बोलता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे नफरत है जब तुम दूसरे लड़कों को इस तरह से देखती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे देखो, तो क्या तुम उनसे मिलना बंद करोगे। फिर वो बोलती है कि देखो कार्सल, देखो हम लोग दोस्त है ना। फिर कार्सल बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग दोस्त है। फिर कार्सल बहुत ज्यादा उदास होता है और मनी मन बोलता है कि अब तक मैंने जो भी कोशिश की है उसके बाद भी हम लोग सिर्फ दोस्त है। फिर वो बोलती है कि कार्सल क्या कुछ गड़बड़ है। फिर कार्सल बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, यहाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि तुमने कहा, हम बस एक दोस्त हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। वे लोग आपस में खाना खा रहे होते हैं। कार्सल बोलता है कि हाँ सचमुच बहुत ज्यादा अजीब आदमी है। फिर कार्सल मनी मन बोलता है कि वह आदमी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसे कहीं पर भेज दिया है। फिर वह बोलती है कि मैं ऐसे अजीब लोगों से आखिरकार क्यों मिलूं, काश सभी लोग आप जैसे होते। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसा दिखाओ कि तुमने अभी कुछ भी नहीं सुना। फिर कार्सल बहुत ज्यादा दुखी होता है और मनी मन बोलता है कि ऐसा लगता है कि लुआ मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती। उसने पहले भी हम दोनों के बीच में लकीर खींची थी जब उसने कहा था कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। फिर लुआ बोलती है कि क्या हुआ कार्सल, क्या आप मुझे लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, इसलिए आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ ठीक है, मुझे अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ हो सकता है कि मैं उतनी भी ज्यादा सुंदर नहीं हूँ। फिर कार्सल बोलता है कि ऐसा कभी भी मत सोचना। फिर वो बोलती है कि कार्सल बोलता है कि लुआ तुम सचमुच बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, कम से कम मेरी नजर में तो ऐसा ही है। फिर सैरल शर्माने लगती है और बोलती है कि वो अब मुझे जाना चाहिए, मैं भूल गई थी कि मुझे अपनी मॉम से मिलना था। उसके बाद कार्सल बोलता है कि ठीक है, बेशक मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ने जाऊंगा। फिर लुआ और कार्सल बाहर आते। कार्सल मनीमन बोलता है कि क्या मैंने फिर से कुछ गलत बोल दिया, क्या होगा अगर लुआ मुझसे बचने के लिए जल्दी उठ गई हो। उसके बाद लुआ मनीमन बोलती है कि मेरा दिल इस तरह से क्यों धड़क रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। उसके बाद लुआ आगे की तरफ भागने लगती है। कार्सल मनीमन बोलता है कि मुझे ऐसा दिखावा करना होगा कि आज कुछ भी नहीं होगा ताकि अगली बार हम लोग फिर से मिल सके। फिर कार्सल बोलता है कि ठीक है, हम जल्दी ही मिलेंगे लुआ। फिर लुआ बोलती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं थोड़ी देर बाद का टाइम दिखाया जाता है। लुआ गाड़ी के अंदर होती है और मनीमन बोलती है कि अरे नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या कार्सल ने मुझ पर ध्यान दिया, मैं उसे एहसास होने नहीं दे सकती कि मैं भी उससे पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मैं कार्सल को दूर धकेलने की कोशिश करती हूँ, मुझे वह उतना ही ज्यादा पसंद आने लगता है। अरे नहीं, मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल रहा है। लुआ देखती है कि बारिश हो रही है और मनीमन बोलती है कि बारिश हो रही है, लेकिन कुछ टाइम पहले तो बहुत ही अच्छी धूप थी। बारिश की आवाज मुझे उस दिन की याद दिलाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पीछे का सीन दिखाया जाता है। लुआ बहुत ज्यादा बीमार होती है और उसकी सर्वेंट पास ही खड़े होकर बोलती है कि माय लेडी, क्या आप ठीक है। फिर वो बोलती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं कल के लिए बेहतर हो जाऊं, मुझे मेरे दोस्तों से मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। उसके बाद वहाँ सर्वेंट बोलती है कि आपने नहीं सुना कि डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था, आपको एक हफ्ते तक लेटकर आराम करने की जरूरत है। मैंने आपके दोस्तों को पहले से ही आपकी तबीयत के बारे में बता दिया है। फिर वो बोलती है कि क्या तुमने वहाँ से क्यों बता दिया, हम लोग बहुत टाइम बाद मिलने वाले थे फिर भी। उसके बाद वहाँ सर्वेंट बोलती है कि ज्यादा निराश मत होइए, यंग मास्टर पेंसिल ने आपको यहाँ गिफ्ट दिया है। फिर वो बोलती है कि क्या रैबिट ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है। उसके बाद वहाँ सर्वेंट बोलती है कि यह अब तक का आया एकमात्र गिफ्ट है। फिर लुआ बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। उसके बाद लुआ रैबिट द्वारा भेजे गए एक लेटर को पढ़ने लगता है। उसने लिखा था कि लुआ, मैंने सुना है कि तुम बहुत बीमार हो, मुझे माफ कर देना, मैं आपसे मिलने खुद नहीं आ सका। मैं अपने डैड के उत्तराधिकारी बनने की तैयारी में जुटा हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं इस टाइम ज्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर लुआ बोलती है कि अच्छा ऐसा है, कार्सल भी बहुत ज्यादा बिजी होंगे क्योंकि वो ड्यूक बनने वाले हैं। इसका साफ मतलब यह है कि उनके पास मेरी परवाह करने के लिए अब टाइम नहीं है। आखिरकार हम लोग सिर्फ
दोस्ती तो है। मैं उम्मीद कर रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ या फिर कुछ और। अगर मैं पूरे दिन अपने कमरे में रहूंगी तो मुझे लगता है मुझे बीमारी ज्यादा महसूस होगी। मुझे हल्का सा टहलने जाना चाहिए। उसके बाद सैरियल एक छाता लेके टहलने बाहर जाती है और मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे पहले से थोड़ा गर्म कपड़ा पहन लेना चाहिए था। तभी वहाँ पर कार्सल आता है और बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर आपको ज्यादा सर्दी लग जाएगी तो तुम क्या करोगी? कार्सल को देख के लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या कार्सल, क्या मैं अभी कोई सपना देख रही हूँ? फिर कार्सल लुआ को करता है और बोलता है कि मुझे बताया गया है कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। फिर लुआ बोलती है कि हाँ, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। फिर कार्सल बोलता है कि क्या सच में? उसके बाद लुआ बोलती है कि ओ, मुझे थोड़ा सा इस प्लेस की जरूरत है, तुम्हें मेरी सर्दी भी लग जाएगी। उसके बाद कार्सल बोलता है कि मेरे हिसाब से यहाँ ठीक है, क्या तुम भूल गए कि मेरी जादुई क्षमता कितनी ज्यादा है? उसके बाद कार्सल अपने जादू से हर तरफ लाइट ही लाइट जगमगा देता है। लुआ मनी मन बोलती है कि यहाँ तक कि जब वह बारिश में भीग जाता है तभी वहाँ कितना ज्यादा सुंदर दिखता है। कार्सल अब वहाँ बच्चा नहीं रहा जिसे मैं पहले जानती थी। फिर लुआ बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए? उसके बाद कार्सल फिर से लुआ को करते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे राहत मिलेगी। फिर लुआ बोलती है कि अरे नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि ये क्या वहाँ कार्सल हो सकता है? जब भी वहाँ मुझसे इस तरह से बात करता है तो मैं उसे अलग समझने से खुद को नहीं रोक पाती। फिर कार्सल लुआ के सिर को थपथपाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ ठीक है, और फिर से हक करता है और बोलता है कि जब मुझे बताया गया कि तुम बीमार हो तब से मैं पूरे दिन ठीक से नहीं बैठा हूँ। बस मुझे तुम्हें लेके बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन पर्दे में आता है। लुआ बोलती है कि क्या सचमुच मैं उसे पसंद करती हूँ? मुझे कार्सल पसंद नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। लुआ मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाई। उस दिन के बाद मैं ठीक से सो नहीं पा रही जिस दिन कार्सल ने बोला था कि लुआ तुम बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी हो। यहाँ सब कुछ कार्सल की गलती है, मैं उससे भूल नहीं पा रही। उसके बाद लुआ पीछे की बातों को याद करने लगती है। लुआ जब छोटी थी वहाँ दौड़ कर आती है और बोलती है कि मिस फेरी, मेरा मतलब है कि डचेस लोपेरम, आप बाहर बगीचे में क्या कर रहे हो? उसके बाद सियाला बोलती है कि ओह, आप है लुआ, मैं तो यहाँ पर यहाँ देखने के लिए आई थी कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और तुम विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। इससे लुआ थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि थैंक यू लेडी लोपेरम, आप भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। डचेस लोपेरम, आप बिल्कुल फेरियो की तरह दिखती हो। फिर सैरियल बोलती है कि वैसे लुआ, जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपको कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जिसे आप पसंद करो, तब क्या तुम मेरे फैमिली में शादी करना चाहोगी? इससे लुआ बहुत ही ज्यादा चौंकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन पर्जन में आता है और लुआ बोलती है कि डचेस लोपेरम तो यहाँ बस दयालु भाव के कारण कह रही थी, है ना? मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हूँ। इतना कि मुझे भी नहीं पता क्या यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। आखिरकार उन्होंने मुझे आशा क्यों दी? भले ही डचेस लोपेरम इसकी अनुमति दे दे, लेकिन क्या कार्सल ऐसा चाहेगा या फिर ड्यूक तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे? यहाँ सब कुछ कार्सल की गलती है। वह लगातार मुझे उलझनों में डालता रहता है। मुझे जल्द ही एक अच्छे रिश्ते की जरूरत है, लेकिन मैं अच्छा रिश्ता क्यों बनाना चाहूंगी? फिर लुआ मनी मन सोचती है कि उसकी मॉम बोल रही है कि लुआ, डचेस लोपेरम को और ज्यादा परेशान मत करो, पहले से ही मैं उनकी बहुत ज्यादा ऋणी हूँ। उनके परिवार और हमारे परिवार के बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिर लुआ अपना सर हिलाते हुए बोलती है कि नहीं, माँ भी यहाँ बात अच्छी तरह से जानती है, लेकिन हर आदमी जो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है वो लास्ट तक पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मुझे जल्दी से जल्दी एक रिश्ता बनाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। मुझे एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कार्सल और लेडी लोपेरम को कोई भी दिक्कत ना हो। अरे नहीं, सूरज तो पहले उग चुका है और फैनिया पहले से ही मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैरियल की बेटी फेनियल को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लुआ आती है और बोलती है कि फेनिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम तक वेट कराया। उसके बाद फेनिया खुश होकर बोलती है कि ओ लुआ, मैंने ज्यादा टाइम तक वेट नहीं किया और आज आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन आपका बिहेव थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है? उसके बाद लुआ मनी मन बोलती है कि मुझे आपका भाई पसंद है, बस यही बात है, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकती। उसके बाद लुआ बोलती है कि ओह अच्छा, ऐसी बात है, मैं बस एक सीरियस रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बारी हार जाती हूँ, पता नहीं क्यों, इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। उसके बाद फेनिया बोलती है कि ओह ऐसी बात है, अगर आप कुछ मीठा
मीठा खाओगे तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद लुआ कुकीज को लेकर खाते हुए बोलती है कि थैंक यू। फिर वहाँ मन ही मन बोलती है कि फियाना को देख के मुझे फिर से कैरसल की याद आ रही है, मैं अब अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रही। उसके बाद फियाना बोलती है कि वो मिस क्या आप रो रही हो। उसके बाद लुआ बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो बस। फिर फियाना बोलती है कि खैर शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, आप राजधानी जाकर एक अच्छा आदमी क्यों नहीं ढूंढ लेते। फिर वो बोलती है कि क्या राजधानी जाकर। उसके बाद फियाना बोलती है कि हाँ वहाँ पर जल्द ही एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर लोग जाते हैं और उन्हें सौभाग्य से किसी अच्छे आदमी से मुलाकात हो जाती है। वहाँ जगह सबसे अच्छी है। यहाँ फेस्टिवल एक ऐसे महल में होती है जहाँ पर आप मुखौटा पहनते हैं और सारी रात लोगों के साथ डांस करते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा मजेदार लगता है, आपको जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए। फिर लोहा बोलती है कि क्या तुम सचमुच सोचती हो अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लूंगी जो मुझसे सचमुच प्यार करेगा। उसके बाद फियाला बोलती है कि इसे जब आजमाएंगे तभी तो आप जान पाएंगे, है ना। उसके बाद लोहा बोलती है कि आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, आप बहुत ही बड़ी हो चुकी हो फिनिया, थैंक यू। फिर लोहा मनी मन बोलती है कि जब मैं उसकी उम्र की थी तब मैं बिल्कुल भी बेकार थी और बिल्कुल अनाड़ी थी। उस टाइम कार्सल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अगर मैं उसे भूलने की कोशिश करूं तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कार्सल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी को बांट नहीं पा रही हूँ। फिर फेनिया बोलती है कि लुआ तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचोगे यहाँ तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। फिर लुआ बोलती है कि यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर फेनिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल, कभी कभी आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो। ऐसा सोचो कि जब आप छोटे थे तब आप वही करते थे जो आपको पसंद था, और जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं थी उन चीजों से तुम अक्सर इनकार कर देती थी। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि अगर मैं बच्ची होती तो शायद मैं कार्सल के सामने पहले ही अपनी फीलिंग बता चुकी होती। इस समय मैं अपने रिश्ते के परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। शायद यही कि मैंने कार्सल के साथ बहुत टाइम बिताया, इसलिए मैं हर तरफ कार्सल को देख पा रही हूँ। अगर मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ कार्सल के साथ मेरी ज्यादा यादें नहीं है तो शायद मैं अपनी यादों को थोड़ा सा कम कर पाऊँ और मैं किसी और की तरफ आकर्षित भी हो जाऊं। उसके बाद लुआ बोलती है कि ऐसा कहने के लिए थैंक यू, अब मैं अच्छे से सोच पा रही हूँ। फिर फेनिया बोलती है कि मुझे खुशी है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपको एक अच्छा और महान इंसान मिलेगा। उसके बाद लुआ फेनिया को हक करती है और बोलती है कि थैंक यू फेनिया, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं राजधानी जा रही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फेनिया बैठी हुई है। फिर डेजी बोलती है कि लेडी फेनिया क्या आपके साथ आज कुछ अच्छा हुआ है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। फिर फेनिया डेजी को पास बुलाती है और बोलती है कि अच्छा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ हो डेजी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर डेजी बोलती है कि मुझे भी ऐसा लगता है, आप हमेशा बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप किसी और बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश है। फिर फेनिया बोलती है कि हाँ मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि इस बार लुआ किसी अच्छे इंसान से मिल पाएगी। मेरे मॉम डैड और मेरे भाई कब वापस आएंगे, मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ, मैंने बहुत टाइम तक अपने डैड के साथ खाना नहीं खाया। फिर डेजी बोलती है कि उनके मिशन से वापस आने के बाद क्या मैं उनको बता दूं कि रात के डिनर के लिए आप थोड़े से घबराए हुए हैं। फिर फेनिया बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे कहूंगी कि मैं सचमुच बहुत ज्यादा निराश हूँ क्योंकि वहाँ मेरे भाई को अपने साथ गश्त पे ले गए हैं। तभी वहाँ पर कार्सल आता है और बोलता है कि ओह मैं अपने डैड के साथ खेल खेलने के लिए नहीं गया था, बल्कि यहाँ उत्तराधिकारी का एक प्रैक्टिस का हिस्सा था। फिर फेनिया कार्सल को करते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे भी जाना चाहिए था, शहर में बहुत सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मजेदार है। फिर कार्सल बोलता है कि शांत हो जाओ फेनिया। फिर फेनिया बोलती है कि डेजी क्या तुम थोड़ा पानी ला सकती हो। उसके बाद डेजी बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर फेनिया बोलती है कि लास्ट तक मैं अपने भाई के साथ अकेली हूँ, अब मुझे अपनी भूमिका शुरू करनी चाहिए। फिर फेनिया बोलती है कि वो बड़े भाई कार्सल। फिर कार्सल बोलता है कि हाँ क्या हुआ। फिर फेनिया बोलती है कि वो हाल ही में मैं लुआ से मिली। फिर कार्सल बोलता है कि फेनिया आप किस बारे में बात कर रहे हो, खैर काफी टाइम हो गया मैंने उसे नहीं देखा, लुआ ने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। फिर कार्सल मनी मन बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ, अगर उसे कुछ भी हुआ होता तो वह आमतौर पर किसी और से बोलने से पहले मुझसे बोलती। फिर फेनिया खुश होकर बोलती है कि ओ जानकर अच्छा लगा, वह जरूर सुरक्षित रूप से राजधानी पहुंच गई होगी। फिर कार्सल बोलता है कि क्या राजधानी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लुआ राजधानी गई है। फिर फेनिया मनी मन बोलती है कि उसका नाम सुनने से ही वहाँ पहले से इतना ज्यादा बदल गया, भाई तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा टेंशन क्यों है। उसके बाद वहाँ बोलती है कि
खैर भाई, मैं तुम्हें यहाँ बात बताना चाहती हूँ कि उसने कहीं से सुना था कि उत्तर की तरफ के लड़के उसके लिए अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने उससे कहा कि बेहतर होगा कि वह राजधानी जाकर किसी लड़के को अपने लिए ढूंढ ले। फिर कार्सल चौंकता है और बोलता है कि क्या तुमने ऐसा क्यों किया फैनिया? उसने अभी तक उत्तर के सारे परिवार के लड़कों को डेट नहीं किया है, उसे राजधानी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर फैनिया बोलती है कि मैंने उससे कहा कि राजधानी में एक फेस्टिवल चल रहा है, उसमें एक मुखौटा पार्टी होगा जहाँ पर किसी के साथ प्यार में पड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, बिना उसकी दिखावट या फिर पहचान की परवाह किए। क्या ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक नहीं है भाई? फिर कार्सल बोलता है कि फैनिया तुमने इसके बारे में कहाँ से सुना? फिर फैनिया बोलती है कि मॉम से। फिर कार्सल बोलता है कि क्या तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, तो तुम मुझसे यहाँ कहना चाहती हो कि इसी वजह से लुआ राजधानी गई है? फिर फैनिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद कार्सल बोलता है कि ठीक है, मुझे बताने के लिए थैंक यू। फिर कार्सल मन ही मन बोलता है कि क्या सचमुच मैं लुआ के साथ दोस्ती करने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता? फिर फैनिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप और लुआ बिल्कुल खुश रहे। फिर कार्सल बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो फैनिया। तभी वहाँ पर ड्यूक और सैरियल आते हैं। सैरियल बोलती है कि ओहो, ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े से देर से पहुँचे, हमने अपने प्यारे से बच्चे को इंतजार करवाया। फिर कार्सल बोलता है कि नहीं, फैनिया बस मुझसे थोड़ी सी बातें कर रही थी। फिर फैनिया बोलती है कि हाँ, मैंने उसे लुआ के बारे में कुछ बताया था। फिर सैरियल चौंक कर बोलती है कि क्या लुआ? फिर कार्सल बोलता है कि मॉम डैड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि अगर कोई बेकार की बात है तो मैं इसे खाने के बाद सुनना चाहूंगा। फिर कार्सल बोलता है कि प्लीज मुझे अभी राजधानी जाने की आज्ञा दीजिए, अगर मैं अभी नहीं गया तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर इसका पछतावा करूंगा, प्लीज मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। उसके बाद ड्यूक बोलता है कि क्या आप कह रहे कि यहाँ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पूरे शेड्यूल को बिगाड़ने के लिए तैयार है, और तुम्हारे टीचर जो तुम्हें टाइम देते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करते? उसके बाद कार्सल बोलता है कि किसी भी शेड्यूल में नए प्रोग्राम का जुड़ जाना यहाँ अब नॉर्मल बात नहीं है, और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जिसका पूरा उदाहरण हो। डैड, आप इसके इतने ज्यादा खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आप जल्दी से जल्दी सारा भार मुझ पर देके मेरे मॉम के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। फिर ड्यूक बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अपना सारा काम तुम्हें देने के बाद भी बहुत सारा काम करता रहूंगा, मैं आपके करीब रहूंगा ताकि मैं आपको ड्यूक के रूप में सारी चीजों को ठीक से करने की सलाह दे सकूं। मैं उत्तर क्षेत्र को बस तुम्हारे बड़े से नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए ड्यूक तुम्हें बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस पद को लेने जा रहे हैं और आपको पूरी दुनिया का सम्मान करना चाहिए, और आपके व्यवहार से ही दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। इसलिए जब भी तुम कुछ बोलो तब अपनी जुबान पर थोड़ा ध्यान दो, लापरवाही से कुछ भी मत बोलो। कार्सल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और बोलता है कि ठीक है डैड, मैं समझ गया। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है कि हम अपनी बातचीत को यहीं पे रोक सकते हैं। फिर वैनिया बोलती है कि बड़े भाई। फिर सैरियल बोलती है कि कियान, मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे लगता है कि हमारा छोटा सा कार्सल खूबसूरत पक्षी को वापस लाने का एक मौका ढूंढ रहा है ना? मॉम आपको जाने देगी कार्सल, लेकिन आपको वहाँ पर जाते हुए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। फिर कार्सल बहुत खुश होता है और बोलता है कि मॉम। फिर ड्यूक बोलता है कि सैरियल। उसके बाद सैरियल बोलते हैं कि मेरे प्यारे पति कार्सल के साथ आप बहुत ज्यादा शक्ति बरत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वह राजधानी में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है, उसे जाने देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ किस कारण राजधानी जाना चाहता है और अपने शेड्यूल को खराब करना चाहता है, मैं उसके पूरे शेड्यूल को खराब होने नहीं दे सकता ताकि वहाँ राजधानी जा सके। फिर सैरियल बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं सचमुच जान सकती हूँ कि उसका मकसद क्या है। अब हमारा बेटा वाकई में बहुत होशियार लड़का है, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तो वहाँ इस तरह से कभी नहीं जाएगा। फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन। फिर सैरियल बोलती है कि आपने अपना जैसा निर्णय लिया होगा, इसलिए कार्सल को ऐसा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश ना करे। कार्सल जाओ और तुम्हारी ट्रिप की तैयारी करो, आपको देर नहीं होनी चाहिए, है ना? फिर कार्सल खुश होकर बोलता है कि हाँ, आपने ठीक कहा, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लुआ को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मैं राजधानी में तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे कुछ भी बदल रहा है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है कि लुआ, क्या तुम अभी भी जाग रही हो? फिर लुआ खुश होकर बोलती है कि क्लोनी, मुझे अभी भी शायद इसलिए नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे राजधानी में रहने की आदत नहीं है। उसके बाद क्लोनी बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हमेशा अपने कमरे में सोते हो। जब आपने पहली बार राजधानी आने का फैसला किया, इससे पहले आपको अलग अलग जगहों में जानी चाहिए थी। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इन दिनों आज राजधानी के सभी अच्छे अच्छे स्थानों को जानती हूँ। उसके बाद लुआ बोलती है कि मेरी इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए थैंक यू।
फिर क्लोएनी बोलती है कि मेरे प्यारे मासूम से दोस्त राजधानी तक आए, बेशक मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही था। फिर वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि राजधानी में पहुंचने के बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तभी क्लोनी बोलती है कि हाँ मैं देख रही हूँ। हे लुआ, क्या उत्तर की ओर कुछ हुआ है? यहाँ सुन के लुआ बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं, जैसा कि मैं राजधानी में आने से पहले अपने मॉम डैड से कहा था, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी क्लो। उसके बाद क्लो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो लुआ, हालांकि मैं अक्सर आपके घर पे आती रहती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे इतना भी ज्यादा याद कर रही होगी कि तुम सीधे राजधानी आ जाओगी। क्या गलत है? ईमानदारी से कहो, क्या इसका संबंध किसी लड़के से है? उसके बाद लुआ थोड़ी शर्माती हुई बोलती है कि वो मैं। तभी क्लो बोलती है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, है ना? इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो राजधानी इससे निपटने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। भले ही यहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि राजधानी कितना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप अलग अलग साम्राज्यों के कई लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी लड़के को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होगा जो आपको अच्छा लगे और जिस पे आप इंटरेस्ट ले सकती हो। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि क्या एक भाग्यशाली प्रेमी। फिर लुआ को याद आता है कि कार्सल ने बोला था कि मैंने सोचा था कि आपका चेहरा देखकर मुझे राहत मिलेगी। फिर लुआ मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, उससे भूल जाओ, मैं कार्सल के बारे में भूलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ मेरे मन में क्यों आ रहा है? मैं चाहती हूँ कि मेरा भाग्यशाली प्यार कार्सल के साथ हो। फिर क्ले बोलती है कि लुआ तुम किस बारे में सोच रहे हो? लुआ थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि बेशक मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच रही हूँ। फिर क्ले बोलती है कि क्या सच में? फिर लुआ थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि वो मैं सोच रही थी कि क्या मुझे एक भाग्यशाली प्यार मिलेगा जैसे कि तुम मिली हो क्ले। मुझे डर है कि मैं राजधानी तक आ गई हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा। उसके बाद क्ले खुश होते हुए बोलती है कि क्या आप पहले से यहाँ पर आए हो इसलिए आप इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय लेने वाले हो? अगर आप इसी तरह कमरे के अंदर बंद रहोगे तो आपको कभी भी आपका भाग्यशाली प्यार नहीं मिलेगा। कल मैं तुम्हारी गाइडेंस बनूंगी और तुम्हें राजधानी को दिखाऊंगी और उसके बाद तो कल सुबह तुम रेडी रहना, ठीक है? फिर वो बहुत ज्यादा उदास होके मन ही मन बोलती है कि काश मैं पहले से ही कार्सल को अपने दोस्त के रूप में ही देखती, मुझे उससे कभी प्यार ही ना होता तो कितना अच्छा होता। क्या कभी कार्सल मुझे अपनाएगा? यहाँ सोचकर लुआ बहुत ज्यादा दुखी होती है और फिर क्ले बोलती है कि क्या हुआ? फिर लुआ बोलती है कि वैसे कल तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? उसके बाद क्ले बोलती है कि मैं तुम्हें मुखौटा पार्टी में ले जाऊंगी। यहाँ सुन के लुआ बहुत ज्यादा चौंकती है। फिर क्ले बोलती है कि ठीक है फिर यहाँ तय रहा, कल हम दोनों साथ में पार्टी जाएंगे और साथ में एंजॉय करेंगे और मुझे चुनना होगा कि आप कौन सी ड्रेस पहनेंगे और आपका मेकअप कैसा होगा और आपके बाल। कल हमें जल्दी जाना है, ठीक है? मत भूलना। फिर लुआ बोलती है कि क्ले। उसके बाद क्ले बोलती है कि ओ मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, काफी टाइम हो गया है मैं किसी भी पार्टी में नहीं गई। फिर लुआ बोलती है कि क्या तुम भी जा रही हो? फिर क्ले बोलती है कि हाँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे मॉम डैड मुझे डांटेंगे, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। फिर लुआ बोलती है कि लेकिन मुझे लगता है कि आपके पति को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर क्ले बोलती है कि शायद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पति इससे जलते हैं। यहाँ कितना आकर्षक बात है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति अचानक बदल जाता है। फिर लुआ बोलती है कि हाँ सच में। उसके बाद क्ले बोलती है कि मुझे लगता है कि कल मुझे मेरे पति को जेलस फील करवाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो अब मैं चाहती हूँ। चलो फिर ठीक है, अच्छे से सुना, कल मिलते हैं। फिर लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। लुआ बहुत ज्यादा उदास होती है, मनी मन बोलती है कि मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, काश मैं सोती और उठती और सब कुछ ठीक हो जाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है, सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। क्ले चिल्लाती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी ड्रेस को ले आओ और इसका मेकअप करो, कि इससे ज्यादा सुंदर हार नहीं है और इयररिंग्स। राजधानी में सभी लोगों से ज्यादा सुंदर लुआ लगनी चाहिए और सभी लोगों का ध्यान उस पर ही आना चाहिए। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि मुझे माफ करना मिस। फिर लुआ बोलती है कि क्ले आपने जो कुछ मुझे दिया है यहाँ ठीक है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर क्ले बोलती है कि क्या लुआ तुम यहाँ कह रही हो? तुम्हें ठीक से रेडी करवाना होगा, यहाँ ठीक नहीं है, काश और थोड़ा कुछ होता। वैसे लुआ क्या तुम शीशे में अपने आप को देखना चाहोगी? फिर लुआ शीशे में अपने आप को देखती है और वहाँ बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्ले मानो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई और हूँ, थैंक यू सो मच। फिर क्ले बोलती है कि तो फिर क्या हम लोग अभी पार्टी में चले? उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ ठीक है चलते हैं। फिर लुआ अपना मास्क पहन लेती है और बोलती है कि चलो फिर ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी की जगह दिखाई जाती है। वे लोग पार्टी में पहुँचते हैं और लुआ बोलती है कि क्ले यहाँ पर तो बहुत सारे
लोग हैं। फिर क्ले बोलती है कि चुप रहो, नाम से मत बुलाओ, यहाँ सब कुछ सीक्रेट है, तुम्हें पता है ना। फिर लुआ अपने मुंह को बंद करते हुए बोलती है कि ओह मुझे माफ कर देना। फिर क्ले हंसते हुए बोलती है कि ओहो लुआ, अगर तुम्हें घर वापस जाना हो तो तुम गाड़ी वाले को हमारे घर का मोहर दिखा देना, ठीक है। फिर लुआ क्ले को करते हुए बोलती है कि थैंक यू सो मच। उसके बाद क्ले बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी सी बहन को कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। मैं जा रही हूँ और अपने पति के साथ रहूंगी, ठीक है। फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी पार्टी बहुत ही अच्छी होगी। फिर वो मन ही मन बोलती है कि क्ले वहाँ सचमुच बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है, क्या मुझे उसके पति जैसा अच्छा व्यक्ति मिलेगा। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और बोलता है कि क्या आप इसे पीना चाहोगे। उसके बाद लुआ बोलती है कि हाँ थैंक यू। फिर वहाँ वेटर वहाँ से चलाता है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ, राजधानी में आकर ऐसा मुखौटा पहनकर पार्टी में आना क्या यहाँ सचमुच ठीक रहेगा। मैं राजधानी आ चुकी हूँ और क्या मुझे यहाँ पर डांस करना चाहिए। फिर लुआ पार्टी की और तरह अंदर जाती है। तभी एक लड़की की नजर लुआ पर पड़ती है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि मुझे यहाँ की आदत नहीं डालनी चाहिए, यहाँ का डांस तो हमारे यहाँ जैसा ही है, लेकिन यहाँ का गाना यहाँ बहुत ज्यादा तेज है, इसे अपनाना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी अपना टाइम बिताकर यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि मैम क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे। लुआ इससे थोड़ा सा चौंकती है और फिर घबराते हुए बोलती है कि वो मुझे माफ करना, मुझे अभी क्या करना चाहिए, राजधानी में डांस यहाँ मेरा पहला बार है। फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे समझाने दो, स्थिति बहुत ज्यादा शांत है, मुझे तुम्हें सिखाने दो। तभी लुआ उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि मैं नशे में हूँ, मुझे अभी थोड़ी सी ताजी हवा की जरूरत है, मुझे माफ करना। फिर लुआ से दौड़कर बालकनी में चली जाती है और वहाँ पर जाकर बोलती है कि मैं सचमुच थक चुकी हूँ, पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने शाम होने तक मेकअप किया, इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के साथ डांस कर लेना चाहिए, शायद मैं जान सकूं राजधानी का माहौल कैसा है। तभी लुआ को एक आवाज आती है, कोई बोलता है कि ओह तुमने तो मेरा दिल ही चुरा लिया और यहाँ तक का रास्ता यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए वो बहुत ज्यादा चौंकती है और मन ही मन बोलती है कि क्या अभी भी उस आदमी ने क्या कहा। फिर लुआ के सामने एक आदमी आता है और बोलता है कि क्या आप हमारे पहले टोस्ट करने के बाद यहाँ पर नहीं आए, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि राजधानी में मैं सिर्फ अपने लिए एक लड़का ढूंढने आई हूँ, लेकिन अजनबी। फिर वो आदमी लुआ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मेरा नाम डेयर है, मैं राजधानी में एक बहुत बड़ा कंपनी चलाने वाला व्यक्ति हूँ और अब मैं और भी ऊंचे पद में जाने वाला हूँ। अगर मामम की मुझ में रुचि है तो क्या मैं आपसे अनुमति मांग सकता हूँ और क्या आपसे मिलने का सम्मान मुझे मिल सकता है। फिर लुआ बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी डेयर बहुत जोर से लुआ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि क्या सच कहूँ तो बातचीत तो अभी शुरू ही हुई है। फिर लुआ बोलती है कि अरे नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। फिर डेयर बोलता है कि आप मुझे अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर लुआ बोलती है कि इस पार्टी में किसी को अपना नाम बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। फिर डेयर चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे पहली नजर में ही आपसे प्यार हो गया, क्या यहाँ भागी नहीं है। फिर लुआ मन ही मन बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर कार्सल आता है और बोलता है कि अभी उसका हाथ छोड़ो, मैंने कहा कि अभी उसका हाथ छोड़ो, उस लेडी को यहाँ पसंद नहीं है, जल्दी करो, मैं गलत नहीं कह रहा। फिर डेयर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम अभी आए हो, क्या तुम्हें कुछ भी मालूम है, मेरे और मिस के बीच में फीलिंग्स है, ठीक है। फिर लुआ बोलती है कि सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी कलाई में दर्द हो रहा है। फिर डेयर लुआ की कलाई को छोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। फिर लुआ कार्सल से बोलती है कि मुझे माफ करना और मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। फिर कार्सल अपना मुखौटा हटा देता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी साथी के बारे में देख रहे हो, क्या तुम सिर्फ इस आदमी से मिलने के लिए राजधानी आई थी। लुआ कार्सल को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या कार्सल। तो यहीं पर हमारा एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।